गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने रचा इतिहास। चुनाव नतीजों में बीजेपी को मिला बहुमत। बीजेपी ने रिकॉर्ड दर्ज किया, 157 सीटें मिली। कांग्रेस सिर्फ सिमटी 17 सीटों तक। 12 दिसंबर को गुजरात में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हिमाचल में बदलाव का रिवाज बरकरार। 36 सीटें जीतकर कांग्रेस को मिला बहुमत। बीजेपी को मिली सिर्फ 29 सीटें। उधर मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा उम्मीदवार डिंपल यादव का चला जादू। रामपुर विधानसभा सीट पर भी सपा का जलवा। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी। करीब 350 अंक दौड़ा बैंक निफ्टी अपने करियर के हाइज के बेहद नजदीक। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी ने भरा जोश। उधर निफ्टी भी लगभग 18,600 के स्तर पर। मिड कैप में अच्छी रौनक कायम। सरकार की बैंकों में फिर तूफानी तेजी जारी। करीब 8 साल की ऊंचाई पर है इंडेक्स। आज फिर निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 3% भागा। 5% से ज्यादा उछाल के साथ वायदे का टॉप गेनर बना बैंक ऑफ बड़ौदा। सन फार्मा के हलोल प्लांट पर इंपोर्ट अलर्ट जारी। यूएसएफडी की सख्ती से शेयर करीब 4% तक लुढ़का। प्लांट से कंपनी को होती है करीब 3% आय। और फर्टिलाइजर कंपनियों में आज खरीदारी का फिर दिखा जोश। मद्रास फर्टिलाइजर 6% से ज्यादा ऊपर। कॉरमंडल, फैक्ट और जीएसएफसी में भी 3 से 4% तक की वृद्धि। चलिए, कमाई का अड्डा में आपको स्वागत है। मैं हूं अनुज, मेरे साथ हर्षता और दिल्ली से वीरू जुड़ते हुए। और आज पहली हेडलाइन थी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की। मार्केट में आज हेडलाइन क्लियरली बन गई निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। और एक्चुअली वो बिल्कुल बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी कहना उसको ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नंबर्स में एक्सप्लेन करता हूँ। आज के जो नंबर्स हैं उन्होंने एक आपकी जो बैंक निफ्टी की लीडरशिप है उसको रीअफर्म किया है। साल का अंत होते होते वापस किस तरीके से निफ्टी बैंक लीडरशिप ले रहा है वो ये बता रहा है। और देखिए, इस साल हर्षदा निफ्टी है 7% ऊपर। बैंक निफ्टी कितना ऊपर है इस साल? 22%। और निफ्टी आईटी क्या कर रहा है? 22% नीचे। तो निफ्टी बैंक जो है वो बन गया आपका बीजेपी और निफ्टी आईटी बन गया आपका कांग्रेस जो आज सुबह की बात हो रही थी। और निफ्टी आईटी फिर 200 डीएमए के भी नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। तो एक क्लियर कट, एक डायरेक्शनल ट्रेड और बहुत और सिर्फ बैंक निफ्टी की बात नहीं, एक जनरल इन जनरल आप देखेंगे तो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स ने वापस ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया। चाहे आप सीमेंट स्टॉक्स ले लीजिए, सुबह लार्सन एंड टूब्रो था, उसके अलावा 2-3 ऑटो स्टॉक्स हैं, उन्होंने अच्छा किया है। और ओवरऑल जो है मार्केट में इस समय एक जो तेज़ी दिख रही है आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स की वजह से और बैंक निफ्टी की वजह तो से। कल तक जहां पर थोड़े से डिफेंसिव्स वापस गेम में आते हुए दिखाई दिए थे वो फिर से साइडलाइन हुए हैं और इकोनॉमी फेसिंग या फिर थोड़े हाई बीटा काउंटर्स में तेजी जरूर बनी है। लेकिन आज की तेजी में मिड कैप्स की भी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि एक मार्केट लग रहा था कि शायद यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्शन ना हो। अगर आप सुबह से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही शांत कारोबार था। लेकिन दोपहर बाद मिड कैप्स ने भी अपनी चाल को दरअसल बेहतर किया है। 100 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा यहाँ पर देखने को जरूर मिला। इनफैक्ट ज्यादातर समय मिड कैप ने निफ्टी को और निफ्टी बैंक को आउट परफॉर्म किया था और उसके बाद ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर भी अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। छोटे बैंकों में सरकारी बैंक तो है ही, दूसरी तरफ फर्टिलाइजर शेयर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा कुछ यहाँ पर हमने देखा है जो आपकी ऑटो एंसिलरी काउंटर्स है, वहां पर थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिली है और उसी पर मार्केट भी अपनी चाल खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज, सुबह में हम चर्चा कर रहे थे कि शायद इंडेक्स में शॉर्ट करने से बचना चाहिए। वहां पर तो लोग बच गए, लेकिन अब क्योंकि हम 18,600 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या एक तेजी का ट्रेड लेकर जाएंगे? ठीक है हर्षदा, सुबह एक्चुअली बैंक निफ्टी पर एक व्यू था कि शॉर्ट से बचे। निफ्टी थोड़ा सा वीक ही लग रहा था। लेकिन हाँ, निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखाई है। हालांकि निफ्टी में आपका तेज़ी के सौदे में भी पैसा नहीं बना होगा, लेकिन बड़ी ट्रेड तो बैंक निफ्टी पर प्ले हुई है, ये तो बहुत क्लियर है। निफ्टी पर मैं एक चीज़ लेकिन साफ साफ बोलूँगा, अगर आप जो निफ्टी पर एक हमारा व्यू है, एक बार मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार जरा ऑप्शंस की डेटा लेकर आइए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना बहुत रिवर्स ट्रेड हुई है अगर आप डेटा देखेंगे तो, और वो आपको डेटा सब पूरा समझा देगा। आप निफ्टी की कॉल्स देखिए, 18 मतलब इतना कॉल बिल्डअप तो जो पिछली बार एक्सपायरी थी उसमें भी नहीं हुआ था। 2.12 करोड़ शेयर्स ओपन इंटरेस्ट 18,600 की कॉल पर, और 18,600 से कोई हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
तो मेरे को डर लग रहा है कि जो कॉल राइटर्स हैं अगर यहाँ पे ट्रैप हुए तो 1.18 करोड़ एक दिन में सीधा ऐड हो जाना, और उसके बाद 18,650 के भी कॉल देखिए, वहाँ पर करीब करीब 1.1 करोड़, तो 1.65 करोड़, तो बिटवीन 18,600 और 18,650 आपके करीब करीब 3.7 करोड़ की आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है। 18,650 इसका मतलब है बुल्स ये बेयर्स मान के चल रहे हैं कि नहीं टूटेगा अपसाइड पर, और उम्मीद करता हूँ उनके लिए कि ना टूटे, क्योंकि अगर वो टूटा तो बहुत बड़ी कवरिंग आ सकती है। एक्सक्यूज मी। पुट्स में देखिए, लेकिन पुट्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है। एक ज़बरदस्त बिल्डअप है 18,550 पर और 18,600 पर, तो एक मोटा मोटी आपको रेंज मिल गई है निफ्टी में। 18,600 का अगर स्टैडल को देख लें तो 50 पॉइंट ऊपर और नीचे प्रीमियम के हिसाब से, तो 18,550 से 18,650 ये आपकी एक बेसिक रेंज हो गई ऑप्शंस डेटा के हिसाब से। ऑप्शन डेटा जो सजेस्ट कर रहा है कि एक्सपायरी के लिए जो एक रेंज है वो है 18,550 से 18,650। ये एक हमारा व्यू है कि यहाँ पर एक एक्सपायरी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में लेकिन देखिए क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि पुट राइटिंग तो ज़बरदस्त है, और बैंक निफ्टी मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से गिरेगा। 43,300, 43,400, 43,200 यहाँ पर ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने किसी एक इंडिविजुअल बैंक निफ्टी की स्ट्राइक पर 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा है। 43,400 की पुट देखिए आप, 4300 की 400 के पुट में 1 करोड़ का बिल्डअप, और ऑलमोस्ट सारा का सारा आज की आज। और 43,400 से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 87 पॉइंट ऊपर, लेकिन मार्केट ये मान चुका है कि अब 43,400 तो बेस रहेगा। और कॉल्स में जो आप देख रहे हैं ऊपर के लेवल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 43,400 पे कॉल बाइंग है और बाकी कॉल्स में कवरिंग है। 43,400 की कॉल लोगों ने बाय किया है ज़बरदस्त तरीके से। ये सिर्फ राइटिंग नहीं है, ये बाइंग भी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है मार्केट एक प्रिपरेशन कर रही है कि अगर 43,515 जो प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, अगर वो टूटा तो लास्ट के 1 घंटे में और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में जुड़ सकते हैं। 43,600, 700 वाली एक्सपायरी हो सकती है बैंक निफ्टी की अगर आपने 43,515 क्रॉस किया तो, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है बैंक निफ्टी में। और आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज़ हुई है, इसको सबसे सपोर्ट मिला है। इसको ICICI बैंक ने सपोर्ट किया है, इसको HDFC बैंक ने सपोर्ट किया है, इसको SBI ने सपोर्ट किया है। तो एक अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट फॉर कोटक बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम है आज के लिए। जी हाँ, वाकई में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। और नॉर्मली ऐसे दिन ना देखने को मिलते हैं जिस दिन निफ्टी बैंक में पूरा जोश हो, लेकिन कोटक अपने ही धुन में या तो साइडवेज होता है या फिर मुनाफा वसूली का शिकार होता है। आज वैसा ही सत्र साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू, डेटा पॉइंट्स जब आप मार्केट को पढ़ रहे हैं, स्पेशली ऑप्शन साइड पर, फ्यूचर साइड पर, किन स्टॉक्स पर नजरें जा रही हैं? देखिए, आज बैंकिंग ने स्ट्रांग मूव दिया, और OI अगर आप बिल्डअप्स को देखें अभी भी बहुत स्ट्रांग बैंकिंग में ही है। एक बात अच्छी है हर्षता, कल भी जब क्लोजिंग के वक्त हम क्लोजिंग कर रहे थे और सुबह भी इनफैक्ट एक चीज़ बड़ी कमांडिंग पोजीशन में थी, और वो क्या था? वो था 43,000 के पुट राइटर का कन्वर्शन। कल करीब 35 लाख के आउटस्टैंडिंग OI के साथ गए, और उसी अगर आप देखें कहीं ना कहीं ट्रेजेक्ट्री पर आज सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया। और मैं एक बात यहाँ पे इस OI से पहले कहना चाहूँगा, H2 यानी HDFC बैंक और HDFC इस वक्त दिन के हाईस पे फ्लोट कर रहे हैं। तो वो जो कॉल राइटिंग के स्टैट्स अभी अनुज दिखा रहे थे, स्पेशली द कॉल राइटिंग एट 18,600, उनके लिए ये दो स्टॉक्स थोड़े से वरिंग फैक्टर हैं, स्पेशली बिहेवियर ऑफ HDFC 2668 एट डे हाई। तो इन दोनों स्टॉक्स को अपने जहन में रखिएगा, दोनों स्टॉक्स डे हाई पे फ्लोट कर रहे हैं। OI एडिशन सबसे भारी कहाँ हुआ है? इट्स बैंक्स एंड बैंक्स। आपकी स्क्रीन पर बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप OI गेनर 15.3% बिल्डअप, एक्सिस बैंक 5.4% बिल्डअप, कैनरा बैंक 4.1%। और कैनरा बैंक ने वो डिफरेंशियल बिटवीन जो BOB और कैनरा बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में पिछले कुछ सेशंस में बन गया था, आज थोड़ा सा उस डिफरेंशियल को भरने की कोशिश की है। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक यहाँ पे करीब 2.8% बिल्डअप। बैंकों में शानदार बिल्डअप है। बाकी अगर आप देखें केमिकल स्पेस में चंबल और साथ ही साथ कोरोमंडल, ये दो स्टॉक्स आज, इनफैक्ट चंबल का OI एडिशन बहुत ही स्ट्रांग है 11.7%। कैपिटल गुड्स में L&T जो कि अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है एट ऑल टाइम हाई, यहाँ पे इसका OI एडिशन आज करीब 6.1% रहा। तो कैपिटल गुड्स में जो L&T है वो अभी भी डोमिनेट कर रहा है। पिछले 1 महीने में डोमिनेट इसी ने किया है और आज भी डोमिनेट करता हुआ कैपिटल गुड्स में L&T। और शॉर्टिंग के मामले में आज दुर्भाग्यपूर्ण रहा थोड़ा सा, अगर आप देखें फार्मा, और जैसे कि इनफैक्ट हम हेडलाइन से पढ़ भी रहे थे, सन फार्मा हलोल प्लांट को लेकर जो इंपोर्ट अलर्ट है उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज, आज 50 डे एक्सपोनेंशियल न्यूज को वॉलेट किया, 13% का OI बिल्डअप, और साथ ही साथ डॉक्टर लाल पैथ लैब हर्षता यहाँ पर भी काफ़ी शॉर्टिंग 3.25% OI बिल्डअप हुआ। हर्षता
इंटरेस्टिंग ट्रेड सामने निकल कर आ रहे हैं। चलिए आपको कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखाते हैं। जो वीरू ने जिन स्टॉक्स का जिक्र किया उनसे हटकर तेजी के मूड में साफ देखने को मिले हैं। खरीदारी देखिए आज आइशो मोटर्स में होती हुई। हम आपको मेंशन कर ही रहे थे कि ब्राजील में दरअसल ये एक प्लांट लगा रहे हैं सीकेडी वाला, तो 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। मेटल काउंटर्स में आपको याद होगा ये चाइना फैक्टर दरअसल मेटल कंपनियों के लिए एक फेवरेबल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाइनीज सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। तो JSW, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हैं जहां पर एक तरफा तेजी। ऑटो एंसिलरीज की हम बात कर रहे थे, कुछ और स्टॉक्स आपके रेडार पर आएंगे, लेकिन भारत फोर्ज भी देखिएगा 4.5% तक का इजाफा देखने को मिला है और आज NMDC में भी करीब 3% तक की बढ़त पर ही कारोबार देखा गया है। सब में अच्छे वॉल्यूम्स पर कारोबार। लेकिन आज क्या नहीं चला है, तो पावर ग्रिड में एक साइडवेज ट्रेड 1.5% नीचे। कोटक महिंद्रा बैंक जिसका हम जिक्र कर रहे थे 0.5% का नुकसान। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और LTI माइंडट्री में हमने देखा है मुनाफा वसूली। इनफैक्ट LTI माइंडट्री जब से वो ऑफिशियली अब माइंडट्री वाले शेयर भी लिस्ट होकर एडजस्ट होकर मार्केट में आ गए हैं, स्टॉक में हमने देखा है थोड़ा सा अंडरटोन नरमी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का मोड। एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं, क्योंकि यहीं पर पूरा जोश जश्न जलवा देखने को मिल रहा है। 383 पॉइंट्स की बढ़त, 43,480 के लेवल्स तो क्लियरली अब रहा 43,500 की तरफ, उन हाइस की तरफ मार्केट पकड़ चुका है। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में अपनी राय देने के लिए आशीष चतुर्मोता हैं, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल और साथ ही साथ राजेश पालविया। इन सबसे समझेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। फिर आगे कार्यक्रम में हम जोड़ने वाले हैं आशीष महेश्वरी को भी, जो आपको बताएंगे कि फंडामेंटली ये बाजार किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। 2:40 पर आज 4 का चौका में पालविया साहब देंगे सस्ता ऑप्शन, आशीष चतुर्मोता से जानेंगे FNO का सुपरस्टार, गौरव बिस्सा हमारे साथ आगे जुड़ेंगे जो बताएंगे चार्ट का चमत्कार, और आशीष महेश्वरी आपको देंगे मिड कैप फंडा। बिग मार्केट वॉइस में हीलियस इंडिया की CEO दिनशा ईरानी हमारे साथ देने वाले हैं, और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम में आगे। जय, चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज सब कॉल्स के क्रम की। आशीष चतुर्मोता जी आपसे शुरुआत करते हैं। इट्स बैंकिंग डे। हालांकि दिन आज चुनाव के नतीजों का है, लेकिन चुनाव आज बैंकों का किया है बाजार ने। आज इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिन बैंक निफ्टी ने एक सुपर स्विंग दिया, सारे कॉल राइटर्स को ट्रैप किया, सारे OI बिल्डअप आपने देखे अभी स्क्रीन पे कुछ देर पहले। आप एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को कैसे इस वक्त रीड कर रहे हैं और आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा एंड अनुज। देखिए बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया डिसाइसिव ब्रेकआउट की तैयारी शुरू हो चुकी है, और ये जो मूव है ये आपको कम से कम 44,000 तक के स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी का जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से 500 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को नजर आएगी। पोजिशनली हमने कई बार बात की कि 45,000 के लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये ब्रॉड ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बनी। अगर से आप इस शॉर्ट टर्म ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो 43,400 का स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर लेना चाहिए। यहाँ से 400 पॉइंट का मूव नजर आता है रैली के साइड पर। और मेरा जो टॉपिक है वो भी बैंकिंग बास्केट से, और स्टॉक है आज HDFC बैंक। क्योंकि HDFC बैंक में आप अगर से देखें तो एक बहुत ही बढ़िया पुल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन वीकली चार्ट पर बना है। डेली चार्ट पर भी हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी बनना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ एक बढ़िया ब्रेकआउट मुझे लगता है देखने को नजर आ सकता है। 1624 पर इस समय स्पॉट लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1610 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 1680-1700 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी मैं समझता हूँ HDFC बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ये जरा टिकर टीम को अलर्ट करते हैं, जरा बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई चलाइए। ज़बरदस्त मूव, इनफैक्ट 43,515 क्रॉस किया और अब 43,530 का फ्रेश ऑल टाइम हाई, और इनफैक्ट यहाँ पर भी अभी रुक नहीं रहा है। और जो हर्षदा जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक बार ये क्रॉस होगा उसके बाद देखेंगे कि वो जो कॉल राइटिंग हुई है स्पेशली निफ्टी पर भी अगर इसका इम्पैक्ट आता है। कि बात करते करते 43,530, अब वो जो 43,600 का कॉल राइटर 43,540 बैंक निफ्टी पर, और ये होता है नए हाई लगाने का एक एल्गो इम्पैक्ट। 43,550, ये देखिए ये बात करते करते ये टिक्स हो रही है। इसके लिए ये जो लेवल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होते हैं। जो कई लोग पूछते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि जिसने भी शॉर्ट किया होता है वो इस लेवल को एक स्टॉप लॉस बना के रखे होता है,
और उसके बाद जब वो क्रॉस होता है तो धीरे धीरे सबके स्टॉप लॉस लगते हैं और ये एक के बाद ये भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। अब ये जब स्टॉप लॉसेस लगने बंद हो जाएंगे तब एक बार के लिए बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अभी तो वो एक ज़बरदस्त वन वे मूव 40 और आज एक्सपायरी है 43,555। हैरानी नहीं होगी मुझे अगर ये कुछ स्पेशल करने के मूड में हो आज बैंक निफ्टी का। 43,600 700 की ट्रेजेक्ट्री भी दिखा दे शायद, एकदम पॉसिबल है। गाबा जी गुड आफ्टरनून। पूरा का पूरा बैंक स्पेसिफिक डे आज, आप इसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपकी कॉल क्या होगी? बिल्कुल, बैंक बहुत अच्छा मोमेंटम है। जो मोमेंटम हमने लास्ट 10 मिनट से देखा है, अमेजिंग। वेल, स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसे मैंने बैंकिंग क्षेत्र से निकाला है। मुझे इस वक्त अच्छा लगता है HDFC बैंक, ट्रेड कर रहा है 1625 में। इसमें हायर टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है। मेरा इसका टेक्निकल टारगेट 1640 टू 1650 नजर आता है। टॉप होगा 1610 का, 1612 का इज गुड इनफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के लिए कंसेंसस ट्रेड बनता हुआ, और आज सुबह में हम इसी का जिक्र कर रहे थे। मुझे याद है डिस्टिंक्टली अनुज आपने कहा था एक्सपायरी का दिन HDFC बैंक को वॉच करना चाहिए। पूरे दिन शांत था, लेकिन अब अचानक ये जो स्पाइक आया है तो इसका योगदान क्लियरली बढ़ता हुआ। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के वो कंट्रीब्यूटर्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि अब तक PSU बैंकों का जलवा था, SBI पार्टिसिपेट कर रहा था, एक्सिस, इंडसइंड, ICICI बैंक का सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी अब तक के ट्रेड में, लेकिन अब लाइमलाइट में क्लियरली HDFC बैंक आता हुआ। 150 पॉइंट का योगदान। मार्केट में क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें बोरिंग होती हैं, लेकिन बोरिंग चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो जैसे HDFC बैंक है, हर थर्सडे को आप ये नोटिस करेंगे कि अगर ट्रैक्शन आएगा तो वो बैंक निफ्टी में अगर आएगा तो इसकी वजह से आएगा। अच्छा, 43,580 बहुत मज़ेदार ये लास्ट 1.5 घंटा होने वाला है हफ्ता। मुझे लग रहा है जब मैं एंटर कर रहा था ऐसा लग रहा है चलिए ठीक है निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी में थोड़ी रैली है, लेकिन ये अच्छा ये बहुत इनफैक्ट ये ट्रेंडिंग एक्सपायरी है और मुझे लगता नहीं ये 43,600 पे भी रुकेगा। ये वो वाली एक्सपायरी जिसमें आप थोड़ा हिम्मत करके एक मूविंग ट्रेन में चलने की कोशिश करें, ये वो वाली एक्सपायरी लग रही है मुझे कि यहाँ से भी आपको आराम से 200-300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी जोड़ दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। फिलहाल 43,592 तक का हाई इसने दिखाया है अभी आपकी स्क्रीन पर। इंतजार रहेगा 43,600 का। 600 की बात करें तो निफ्टी 18,600 के ऊपर निकलता हुआ, तो इसका क्लियरली जो निफ्टी बैंक में तेजी आई है उसका कुछ असर निफ्टी में जाहिर तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी वो मजबूती देखने को मिली है। जैसे मैं डिस्क्राइब कर रही थी, निफ्टी बैंक में जोश है, जलवा है और अब जश्न देखने को मिल रहा है। 500 पॉइंट का इजाफा क्लियरली एक विनिंग ट्रेड साबित होता हुआ। पालविया साहब आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? बैंक ही चुनेंगे या फिर कुछ और है? देखिए, बैंकिंग में तो एक अच्छा मोमेंटम बना है। HDFC बैंक ऑलरेडी कवर हो गया है। तो दूसरा सेक्टर जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो फर्टिलाइजर स्पेस। कोरोमंडल इंटरनेशनल पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से आज स्टॉक में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोरोमंडल के फ्यूचर के टारगेट आना चाहिए करीब 995 से लेके 1010 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 958 के आसपास। तो कोरोमंडल पे बाय करने की सलाह है। ओके, कोरोमंडल याद रखिएगा। अभी जो मैं जिक्र कर रहा था केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में, कोरोमंडल में आज लगभग 10.2% ओआई बिल्डअप। तो एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है सीरीज के, अगर आप देखें सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में, सेकंड मतलब वीक में। दैट्स गुड। इस बीच निफ्टी थोड़ा सा और खिसकता हुआ, निफ्टी अब 18,600 के जोन के ऊपर आ रहा है। इसीलिए मैं शुरुआत में वो HDFC ट्विंस का फैक्टर आपकी स्क्रीन पे रख रहा था। तो 18,600 के ऊपर अब निफ्टी स्पॉट फ्लोट करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आप क्या चीज करेंगे इस वक्त, आपका कन्विक्शन कॉल? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कन्विक्शन कॉल तो बैंकिंग स्पेस से ही रहेगा और एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 920-925 का जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा इजाफा है। तो मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स में आपको एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी है। 929 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 960 960 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 940 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 17 रुपए पे खरीदिए, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, एक्सिस बैंक का पूरे पैनल का समर्पण जो है वो इस वक्त है बैंकों की तरफ, और एक्सिस बैंक याद रखिएगा एट 937.80 ये एक्सिस बैंक का करियर का नया हाई है। एट न्यू हाई एक्सिस बैंक। मीनवाइल, अब मानस आपको याद होगा, मैं यहाँ पे इसलिए दोबारा एक बैंक पे लौट रहा हूँ क्योंकि ये हमने कल क्लोजिंग में आवाज पे ट्रेड लिया था। आपको याद होगा बंधन बैंक, ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था कल 243.68 पे। नाउ इट्स स्ट्राइकिंग 250 और
बंधन फर्स्ट टाइम पोस्ट 23 सितंबर अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करता हुआ। कल भी हमने जिक्र इस बात का किया था कि 1020 का पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत खूबसूरत डेवलप हुआ है यहाँ पर। आप बंधन को उस ट्रेड को वाइंड अप करेंगे क्या, या फिर कंटिन्यू करें अभी? तो जब गिरावट, एक शार्प क्रैक देखने को मिला था, वो डराने वाली गिरावट थी, क्योंकि उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वहां से भी स्टॉक गिर सकता है। लेकिन जब रिकवरी देखने को मिली, वी शेप रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, तब स्टॉक में कॉन्फिडेंस आ गया। और अब जिस तरह हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 262 है। तो करंट लेवल से भी 12-13 रुपए का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू ही इस तेजी को प्ले करें, क्योंकि ऑलरेडी एक मूव देखने को मिल गया है। तो 250 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 7 रुपए के स्टॉप लॉस, 2 रुपए का रिस्क है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 14 रुपीज के टारगेट सेट करिए। चलिए एक बार जरा वापस लेकर आइए बैंक ऑफ बड़ौदा। और आपको ऐसा लगेगा कि पिछले हफ्ते की टेप प्ले कर रहे हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोज ही इस तरीके का मूव दिखा रहा है। 5.5% ऊपर इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा और 187 फ्यूचर्स में, और ज़बरदस्त 186.50 इस समय स्पॉट पे रेट। बहुत ही ज़बरदस्त मूव। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पेस जो दिखाया है बड़े बैंकों में, वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिखाया है। टियर 1 PSU बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया है। माइनस लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या लग रहे हैं यहाँ पर? आज सुबह रामदेव जी से बात हो रही थी PSU बैंकों पर, तो उन्होंने कहा था अभी भी 1-2 साल की रैली बाकी है शायद PSU बैंकों में, लेकिन टेक्निकली नेक्स्ट लेवल क्या होंगे? तो देखिए, टेक्निकली अगर बात करें तो अभी भी करंट लेवल से भी आपको शायद 20 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। जो टेक्निकल टारगेट है वो 207, 206 की रेंज में आते हैं। तो 20 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मेरा समझना है जब कोई गिरावट देखने को मिले तब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एंट्री लें। स्टॉप लॉसेस आपके 179 के रहेंगे, तो गिरावट पे 184, 182 उस रेंज में खरीदे। 179 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। पहला टारगेट 192 का रहेगा और उसके बाद तो शायद आपको 205, 207 तक के टारगेट्स भी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी PSU बैंक, अब एक बार जरा आशीष चतुर्वेदी जी को भी लेकर आइए स्क्रीन पर, और इसका 3 महीने का एक चार्ट दिखाइए निफ्टी PSU बैंक का। और ये बात, ये देखिए क्या ज़बरदस्त 3 महीने में 40% मूव, और 1 महीने का भी एक लेकर आते हैं। एक तो 3 महीने का मूव हो गया, 3 महीने में तो खैर 40% है, जिसमें शुरू में खैर फ्लैट रहा था, उसके बाद इसमें एक मूव आना शुरू हुआ था। ये 1 महीने का मूव, इसमें भी 13% का मूव है। हर्षता, ये 1 महीने पहले जब आशीष जी से बात हुई थी तो उन्होंने PSU बैंक ETF में बाइंग एडवाइस की थी। PSU बैंक ETF काफ़ी लिक्विड है और वो ट्रैकिंग एरर ऑलमोस्ट जीरो होती है उसमें, पूरा का पूरा वो उसको ट्रैक करता है इंडेक्स को। तो 1 महीने में वहाँ पे भी करीब 12-13% रिटर्न मिले हैं। आशीष, अब क्या करना है यहाँ पर? एक ज़बरदस्त मूव, मतलब कई बार आप सोचते नहीं उससे ज़्यादा मूव, उससे जल्दी मूव मिल जाता है। ये बिल्कुल वैसा मूव रहा है उसमें। मेरे ख्याल जब आपने ETF सजेस्ट किया था तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी इतना बड़ा मूव मिल जाएगा। लेकिन अब कैसे अप्रोच करें इसको? अगर किसी ने मिस कर दिया तो कब बाय करें? तो अनिल देखिए, इस पे हमने कंसिस्टेंटली बात की और हमारा मानना है कि ये इसको आप अगर से प्योर टेक्निकल उस पे देखिए तो शायद आपको एक घबराहट हो सकती है कि बड़ा मुंह आ गया है, लेना है या नहीं लेना है। बट इसको थोड़े लंबे समय की अवधि पे आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी भी बहुत आपको कंफर्ट आएगा, क्योंकि 2010-11 का पीरियड था जब इसने अपने 47-48 के जोन को छुआ था और वहां से 11 साल के बाद अभी वो लेवल रीटेस्ट हो रहे हैं। तो ये हमको देखना होगा कि कहाँ प्राइवेट बैंक्स जो 15-18% की कंपाउंडिंग इस 10-11 सालों में कर चुके हैं, वहां PSU बैंक्स ने ऑलमोस्ट नील रिटर्न दिया 11 साल के टाइम फ्रेम पीरियड में। और अब यहाँ पर जबरदस्त एक री रेटिंग शुरू हुई है। तो मेरे हिसाब से तो इनको राइड करना चाहिए। थोड़ी बहुत डिप आ सकती है, बट ब्रॉड बात यह कि 44-45 के जो जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर PSU बैंक 20 ETF में देखने को नजर आएंगे। और मैं समझता हूँ ऊपर में इनके लेवल आपको जो अभी 48 रुपए के लेवल है, इसमें हमने हमारे क्लाइंट्स को ये कहा है कि 60 रुपए तक की अपसाइड साल भर के अंदर में आपको देखने को नजर आ सकती है। तो एक बेहतरीन ट्रेंड है जिसको पूरा 6 महीना से 12 महीने के तौर पर आप देख सकते हैं। बीच बीच में डिप आएगी, पर जब तक 44-45 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच ना हो, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। और ये निफ्टी का PSU बैंक ETF आप जरूर लें, ये फिलहाल आपके लिए राय। नए शिखर पर ही ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं निफ्टी बैंक में। अच्छा, एक और PSU बैंक फटाफट से इस पर पालवे साहब आप राय दीजिए प्लीज। कैनरा बैंक 323 के लेवल्स पर आज 3% ऊपर, और ये इस इनफैक्ट पिछले 1.5 महीने में बाकी स्टॉक्स ज्यादा बेहतर चले हैं। कैनरा बैंक अब कैचअप करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या खरीदेंगे?
तो हर्षिता जी बिल्कुल कैनरा बैंक में भी यहाँ पे कैचअप रैली अब बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस है वो करीब है 330 के जोन में। जैसे ये 330 के लेवल को क्रॉस करेगा एक यहाँ पे ब्रेकआउट में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा मूव। फिर वहां से हमें लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए कैनरा बैंक का वो हो सकता है करीब 345 रुपए से लेके 360 रुपए तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस जो है वो करंट लेवल से करीब आएगा 317 रुपए के आसपास, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है 330 के ब्रेकआउट के बाद एक बहुत ही जल्दी इसमें मूव 345 360 की तरफ देखने को मिलेगा। ओके, कैनरा बैंक आज इसने अगर आप देखें वो जो डिफरेंशियल प्राइस परफॉर्मेंस में बीते 15 दिन में था उसको काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की है। आशीष महेश्वरी हमारे साथ हैं इस वक्त पैनल में बातचीत करने के लिए। आशीष, मैं कार्यक्रम में स्वागत आपका किसी एक और सेक्टर के किसी और स्टॉक से करूँगा। वो एक सेक्टर जो कि क्रूड का एडवांटेज अगर आप देखें काफ़ी लेके ट्रैवल कर रहा है, उसमें अगर आप देखें आपका एविएशन भी है, उसमें पेंट स्टॉक्स भी हैं। पिडलाइट को देखिए कितने अच्छे प्राइस परफॉर्मेंस दी, लेकिन कुछ बदले बदले अंदाज में बीते आई थिंक एक महीने में रहा है इंडिगो। लुक एट इंडिगो एट डे हाई, और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ब्रेंट एट 77-74 और CNBC आवाज़ पर मेरे ख्याल से सचिन ने इस स्टॉक पे इतनी बेहतरीन कॉल दी थी कि पूछिए मत। 1855 पे थी, 1910 पे थी, और आज सुबह इनफैक्ट आज सुबह या फिर कल मानस के ट्रेड में भी इंडिगो शामिल था। इंडिगो इस दौर के नए हाईएस्ट क्लस्टर पे। आपका व्यू क्या है इंडिगो पे इस वक्त इस प्राइस पे 2028, और प्राइस आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे इस वक्त आपका? जी बिल्कुल वीरेंद्र, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा समय आ गया है कि इंडिगो की फ्लाइट लेने का भी, और जिस हिसाब से एयरफेयर हो रखे हैं और जो क्रूड का गिरावट का एडवांटेज इन कंपनीज को मिलेगा, मुझे लगता है कि इस बार ये माइनर लॉस में रहेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्योंकि 2 क्वार्टर में हमने अच्छा खासा लॉस आता हुआ देखा था, बट फिर भी लॉस का जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होगा। तीसरी बात इसमें ये इम्पोर्टेंट ये है कि इस स्टॉक में ना FIs ने स्टॉक कोई बहुत ज्यादा सेल किया है पिछले 1 साल में, और DIAs ने अपनी हिस्सेदारी हर क्वार्टर में बढ़ाई है, क्योंकि अब मेरा मानना है कि लोग बुलिश हो चुके हैं कि ये एक प्रॉक्सी प्ले है, एक तो जो बूमिंग ट्रेवल है, उसके अलावा क्रूड के गिरावट का। तो मेरी सलाह इनफैक्ट स्टॉक में बाय करने की रहेगी, और मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए इस पर्टिकुलर सीरीज में करीब 2075 से 2100 रुपए भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है इंटरग्रुप। ओके, महेश्वरी जी गुड आफ्टरनून। एक PSU बैंकों की बात छिड़ी थी, आपका कोई व्यू इस समय BOB पर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर जबरदस्त मोमेंटम स्टॉक में? जी मेरा सलाह इनफैक्ट PSU बैंक में, मैं जैसे आशीष चतुर्मुता जी बुलिश रहे हैं, ऐसे मैं भी काफी बुलिश रहा हूँ यहाँ पर, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ मार्केट कैप क्रॉस करने की कगार पर आगे है। और यदि आप देखें तो एक बड़ा डिफरेंशियल अभी भी बना हुआ है जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक और PSU बैंकिंग स्टॉक्स में। इनफैक्ट ये स्टॉक भी अपनी बुक वैल्यू से के आसपास ही 1 के प्राइस अर्निंग 1 की बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा एक पोटेंशियल मुझे नजर आता है। पर बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों यहाँ पर मेरी फेवरेट और प्रेफर्ड पिक्स है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रेफर्ड पिक 6% ऊपर अब बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया में भी आप देखिएगा करीब 6.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। जबरदस्त तेजी इन सभी स्टॉक्स में बनती हुई दिखाई दे रही है। गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट्स में अगर आप देखा जाए तो काफी एक अच्छी उछाल हमको जरूर देखने मिली है, और काफी एक अच्छे मोमेंटम में आपको काफी सारे स्टॉक्स जो है आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा एक स्टॉक रहेगा वो है AU बैंक। आप देखिए बैंक निफ्टी जो है आज आउट परफॉर्म कर रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हमको देखने मिली है। AU बैंक में अगर आप देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हमको चलते देखने मिला है, और आज जो है उसमें ब्रेकआउट हुआ है। हाइकनिस्टी कैंडल्स में यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगी और एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 675 के आसपास में स्टॉक है। 655 रुपए के स्टॉप लॉस से आप AU बैंक को बाय कर सकते हैं, और इसमें जो लक्ष्य होंगे वो 715 से 725 के होंगे।
से 725 के लिए एक मौका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी दिख रहा है। तो बैंकिंग काउंटर्स पर ही देखिए मार्केट भर की नजरें हैं और यहीं पर एक्शन और भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और पॉकेट जो अच्छी खासी चली है वो है फर्टिलाइजर कंपनियां। हम हेडलाइन में भी कह रहे थे कि फैक्ट, एनएफएल जैसे स्टॉक्स में जमकर तेजी आज देखने को मिली थी। इनफैक्ट फैक्ट अभी भी करीब 6% ऊपर है, लेकिन कोरोमंडल इंटरनेशनल देखिए जो करीब 5% के गेंस पर बैठा है। चंबल फर्टिलाइजर में भी अब एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट चंबल में मैं देख रही थी ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी बढ़ने लगा है, 11% तक का इजाफा। इस पर आते हैं मानस, क्या चंबल जैसे काउंटर्स में आप इस समय पोजीशन लेंगे? क्या ये कैचअप कर रहा है बाकी पीयर्स के साथ? देखिए, चंबल में मैंने मॉर्निंग में भी एक रिकमेंडेशन दिया था, बाय रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हमें फॉलो बाइंग पूरे दिन में नहीं देखने को मिली। डेफिनेटली चार्ट्स पे कोरोमंडल ज्यादा बेहतर लगता है, लेकिन अगर चंबल में किसी ने खरीदारी की है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट के बाद शायद हमें फॉलो बाइंग आज है तो कल देखने को मिल सकता है। इसलिए चंबल में भी बने रहिए, 308 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, 320 322 तक के स्तर चंबल में देखने को मिल सकते हैं। तो चंबल में और तेजी बनती दिखाई देगी। इस पर आशीष महेश्वरी, मैं आपसे फटाफट एक राय लेना चाहूंगी। अब यहाँ से अगला ट्रिगर क्या रहेगा? सभी फर्टिलाइजर कंपनियों में तेजी देखने को मिली। अगर आप देखिए आज रैलिस में भी थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दे रहा था। आज ही वो नई लिस्टिंग हुई है धर्मज एग्रो की, वहां पर भी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था निवेशकों की तरफ से, एक प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। अगर आपने यहाँ पर 2 स्टॉक्स पिक करने हो फर्टिलाइजर स्पेस से या एग्रो केमिकल्स में, वो क्या रहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो मेरी पिक रहेगी वो रैलीज और चंबल ही रहेंगे। और मेरा मानना है जैसे चंबल की बात करें तो 500 रुपए के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड किया है इस साल में और अभी 320 रुपए के आसपास आ गया है। और रीजन यही रहा है कि थोड़ा सा सरकार से जो सब्सिडीज मिलने में डिले हुआ था, उसके कारण से जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, सारी कंपनियों का जो ब्याज का भुगतान का जो नंबर है वो उसमें काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। बट मेरा मानना है जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। जरूर फर्टिलाइजर के जो दाम है इंटरनेशनली वो काफी बढ़ गए थे, बट वो भी अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो इनकी जो रॉ मटेरियल है, जैसे पोटाश है या जो दूसरी चीजें खरीदते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, तो वहां पे भी थोड़ी सी अब सॉफ्टनिंग हो गई है। तो ये क्वार्टर जो है वो काफी अच्छा हमें फर्टिलाइजर कंपनीज में देखने को मिलेगा। और वैल्यूएशन भी क्योंकि 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट ज्यादातर शेयर 40-50% नीचे ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल नजर रखी जा सकती है इस सेक्टर। चलिए, अब एक टॉप लूजर F&O का जो एक स्ट्रांग मार्केट में भी काफ़ी वीक है वो है सन फार्मा। उसको एड्रेस करते हैं। 4% नीचे सुबह न्यूज़ आई थी कि उसका जो हलोल प्लांट है उसको अब एक इंपोर्ट अलर्ट मिला है, मतलब वो यहाँ से वो अब US में दवाइयाँ नहीं भेज सकते हैं। कितना इम्पैक्ट है इसका? हलोल एक टाइम पे काफ़ी बड़ा प्लांट हुआ करता था, शायद उतना बड़ा नहीं हो, लेकिन यतिन से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या मामला और कैसे एनालिस्ट देख रहे हैं इसको। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। ऑब्वियसली हलोल प्लांट की अगर हम बात करें तो कंपनी का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है। हालांकि अगर हम अमेरिकन मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो केवल 3-4% ही FY22 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से प्लांट से आपको US मार्केट्स में जाता हुआ दिखाई दिया, तो इम्पैक्ट वो हिसाब से काफ़ी लिमिटेड है। इंपोर्ट अलर्ट का मतलब ये होता है कि जो US FDA है, जो US का फार्मा रेगुलेटर है, जब ये इंपोर्ट अलर्ट किसी भी प्लांट पे या कंपनी पे लगाता है तो वो US मार्केट्स में अपने माल या ड्रग्स या दवाएं नहीं बेच सकते हैं। तो क्लियरली एक झटका तो है सन फार्मा के लिए, एक सेंटिमेंटल नेगेटिव है। लेकिन एक अच्छी बात या एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि 14 प्रोडक्ट्स जो हलोल यूनिट में मैन्युफैक्चर होते हैं उनको US FDA ने एग्जेम्पशन दिया है ये इंपोर्ट अलर्ट से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये हलोल का प्लांट 2016 के आसपास से ही दिक्कतों में है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम्स US FDA के इंस्पेक्शन हुए और गाज गिरी, उसके वजह से भी आप देखेंगे तो जो अप्रूवल्स होते हैं, जो फाइलिंग्स होती हैं इस प्लांट से बहुत कम है। तो काफ़ी लिमिटेड इम्पैक्ट US मार्केट्स का और ये इंपोर्ट अलर्ट का इस पर्टिकुलर प्लांट पे होगा। हालांकि अगर आप ब्रोकरेज नोट्स देख लें तो ब्रोकरेज नोट्स का मानना यह है कि इम्पैक्ट ज़रूर लिमिटेड होगा, लेकिन जिस हिसाब से रेगुलेटरी ओवरहैंग बना हुआ है कंपनी के मोहाली प्लांट पे जो इन्होंने रनबैक्सी से एक्वायर किया था, चाहे वो पोंटासाय प्लांट हो और अब तीसरा प्लांट हलोल है, वो इंपोर्ट अलर्ट के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो अच्छी आपको दिखती हैं, कहीं ना कहीं उसको लेके थोड़ा बहुत P मल्टीपल पे आपको डी रेटिंग दिखेगा। लेकिन जो स्पेशलिटी कारोबार है सन फार्मा का, वो हलोल प्लांट के बाहर है, जिसके कारण आप ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हैं
यूजुअली जब कोई फार्मा कंपनी को इंपोर्ट अलर्ट आता है तो एक बड़ा सा फॉल आपको दिखता है, लेकिन आज वो सन फार्मा मिसिंग है शायद इन्हीं रीजंस की वजह से। बिल्कुल। तो एक ओवरहैंग है जो एक रेगुलेटरी इशू है कि चलिए ठीक है, हलोल से तो भले ही 3% आ रहा है, लेकिन इसका बाकी आगे जाके इम्पैक्ट होगा कि नहीं, ये शायद एक फियर फैक्टर इस समय सन फार्मा पर, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी स्टॉक डेज लो पर। जतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। महेश्वरी जी, सन फार्मा आपकी कवरेज में है क्या और आपका व्यू क्या है स्टॉक में? ये थोड़ा अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी स्टॉक पे, क्योंकि हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1060-70 जब पिछले महीने स्टॉक ने टच किया था और तब एक फार्मा रैली का फ्रंट रनर था सन फार्मा, और उसके बाद से काफी करेक्शन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। क्योंकि रीजन ये कि जो एफआईज की बिकवाली है अभी भी इस सेक्टर में बनी हुई है और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने ही भाव पे स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस स्टॉक में इनफैक्ट सन फार्मा में ऊपर के लेवल पे भी काफी ट्रेडर ट्रैप हो गए, तो मुझे लगता है जिसके कारण से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। बट 950 के लेवल पे मेरी तरफ से इसमें बाय की सलाह रहेगी, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो काफी अच्छे नंबर्स थे और ऐसा ही परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में भी रिपीट वो कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस करेक्शन का और इंतजार करना बेटर रहेगा। ओके, सन फार्मा आपकी स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आते हैं एनबीएफसीज की तरफ में और लेके आइए एक थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा था एक एग्जिट के चलते कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स आई थिंक उस एग्जिट और उस एग्जिट की खबरों के बीच के पहले आई थिंक 16 सितंबर तक, आशीष चतुर्वेदी ध्यान दीजिएगा बात पे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था और एक आई थिंक बड़ी समझ लीजिएगा कि लगभग 1 साल की चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा था, फिर वो क्रैश। लेकिन इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में इसने दिसंबर में अपने उस लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन किया। अब तक दिसंबर के सारे सेशंस और इनफैक्ट जब रोलोवर्स हो रहे थे, नई सीरीज कमेंस हो रही थी, सारे सेशंस 200 डिमा के ऊपर हैं और आज का ओआई एडिशन देखिए आप, अच्छा है भी। प्लीज़ डायरेक्टर साहब इसकी जरा ओआई की ट्रेड्स रखिएगा। आपको लगता है कि अगर ये 564 565 की ट्रैजेक्टरी रोलिंग में निकाल गया तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट अच्छा पैसा कमा के दे सकता है? एक बार जरा टेक्निकली कमेंट कीजिएगा आशीष कैनफिन होम्स पे। बिल्कुल, तो देखिए इसमें वीरेंद्र, जब हमने एक बड़ा करेक्शन देखा उसके बाद में वॉल्यूम्स पूरी तरह से स्टॉक में ड्राई आउट हो गए। इसका मतलब है फॉलो अप सेलिंग स्टॉक के अंदर आई नहीं। अगर से आप इसके मंथली बिहेवियर को देखो तो ये तीसरा महीना है जब स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली बनाकर रख रहा है और मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही कहा कि 565 568 की ट्रेजेक्टरी जैसे ही ये स्टॉक निकालता है तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस जोन या एक तरीके का जो कंसोलिडेशन फेज है ये खत्म होगा और स्टॉक इवेंचुअली तब मेरे हिसाब से 610 620 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल एक ट्रिगर पॉइंट पे है 568 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक पर नजर आएगा। इंपॉर्टेंट बात अब ये रहेगी कि स्टॉक नीचे में 548 के सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट करे। जब तक ये सपोर्ट जोन के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव बायस के साथ इस चार्ट स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं। कैनफिन होम्स चार्ट स्ट्रक्चर एकदम पॉजिटिव है, तेजी की तरफ ही ये ट्रेड इस समय बनाए रखे। एक महीने में करीब 7% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम। कुछ देर पहले वीरू ने जब जिक्र किया था इंटरग्लोब एविएशन देखा था, वो स्टॉक आप देखिएगा यहाँ पर पालविया साहब ने इनफैक्ट 12 बजे के कार्यक्रम में इस पर एक ट्रेड भी सुझाया था। 2000 की कॉल का जिक्र किया था, वो 2000 की कॉल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 2016 पर वैसे ये स्टॉक आ चुका है और इनका टारगेट वैसे था तो 50 का, लेकिन इस समय अब पहला 70 का टारगेट था, बेग योर पार्डन, और इन्होंने कॉल दिया था करीब 56 के आसपास, तो ये टारगेट हो गया है हिट। अब 75 तक का इंतजार करके होल्ड कर रहे हैं राजेश जी इस ट्रेड को या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे? तो हर्षिता जी ऑलमोस्ट 74 रुपीज 30 पैसे का हाई भी बना चुकी है कॉल ऑप्शन, तो दोनों ही टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुए। तो जिन्होंने लिया था कल छोटा ऑप्शन जो हमने कल लिया था उसमें तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव है और हमें लग रहा है मोमेंटम रहेगा, लेकिन प्योरली ऑप्शन ट्रेड था तो एक दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो उसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह। तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर करना शुरू करें, ये बात है इंटरग्लोब एविएशन की। गौरव बिस्सा, एस्ट्रल पॉली एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे हम। आप भी देखिए इसका चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइडवेज हो चला था काउंटर, बीच में अच्छी तेजी देखने को मिली, आज फिर से थोड़ी सी रौनक लौट रही है। 3.5% ऊपर बात करते करते पिछले आधे एक घंटे में हमने देखा यहाँ पर पोजीशंस और वाइड हो रही है, तेजी पकड़ रही है, वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिला और डिसेंट ओपन इंटरेस्ट एडिशन।
ये करीब करीब 2070-87 के लेवल्स पर है फ्यूचर्स में। क्या नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे? यहाँ पर अगर कोई लेता है तो किस तरह के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे स्टॉक में? देखिए, इसके अगर आप आवली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना था, उसके बाद में एक अच्छी अपसाइड देखने मिली। उसके जो ब्रेकआउट्स थे वो 1915 वगैरह के थे, वहां से स्टॉक ऑलरेडी 150 पॉइंट्स ऊपर है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रक्चर से खराब हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट हर्डल इसका है वो आ रहा है 2130 2125 का, तो वो आपके लिए लक्ष्य होंगे। यहाँ पे अगर कोई चाहता है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर बंद दे रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे वो 2015 के होंगे। ऊपर में स्टॉक जो है 2125 के लिए प्ले कर सकते हैं। 2125 की अगर क्लोजिंग आती है वो इसके लिए काफी बड़ा एक ब्रेकआउट भी होगा और एक टर्न रिवर्सल कैंडिडेट बन जाएगा, फिर आप और अपसाइड की बात कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट हर्डल जो है वो 2125 है, जो आपके लिए एक इमीडिएट टारगेट होगा। एक्चुअली हर्षदा, एस्ट्रल अभी रिसेंटली एफएनओ में ऐड हुआ था, उससे पहले हम इसकी इतनी चर्चा नहीं कर रहे थे। आज सुबह मैं रामदेव जी से जब इंटरव्यू कर रहा था तो उनकी जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है उसको मैं पढ़ रहा था, तो जो इंडिया की टॉप 10 मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स 2017 से 22 उसमें नंबर 8 पर एस्ट्रल आती है। नंबर 1 पर अदानी एंटरप्राइजेज है, उसके बाद अल्काइल अमीन्स, उसके बाद मिड कैप आईटी स्टॉक में कोफोर्ज, माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक, फिर एसआरएफ, फिर डिवीज लैब्स और एस्ट्रल। एस्ट्रल का 2017 से 22 का 5 साल का कैगर, प्राइस का कैगर रहा है 44%, मतलब साल दर साल आपने 44% लगातार 5 साल तक गेन किए हैं। और इन सभी के सभी मल्टीबैगर्स में एक चीज़ नॉर्मली आप देखेंगे कि इनकी जो प्राइस कैगर होती है वो कॉम्बिनेशन होता है एक प्रॉफिट के कैगर का। प्रॉफिट अगर स्टॉक 44% कंपाउंड कर रहा है तो प्रॉफिट उससे कम कंपाउंड कर रहा है, बाकी वैल्यूएशन री रेटिंग हो रही है। तो एस्ट्रल के केस में जो इसका प्रॉफिट है 2017 से 22 उसकी कैगर रही है करीब करीब 27% प्रॉफिट का कैगर रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस का कैगर रहा है 44। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल मार्केट उसको देता था एक टाइम पे 45 का, अब वो उसको दे रहा है 85 का, तो वैल्यूएशन भी डबल हो गए। तो वो एक जो एक लोग मल्टी बैगर्स की बात करते हैं तो मल्टी बैगर्स दो तरीके से बनते हैं, एक तो उनमें अर्निंग्स ग्रोथ होती है और एक उसमें वैल्यूएशन मार्केट फिर अपने आप रीसेट करता है। मैंने एक डिवीज लैब्स पर एक ऑफ द चार्ट्स किया था, वो अगर उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे लगातार अगर आप एज अ क्लॉकवर्क सेल्स, एबिटा और प्रॉफिट 20-25% बढ़ाएंगे तो मार्केट आपके जो प्राइस अर्निंग्स है उसको रीरेट करता रहेगा। वो रीरेटिंग, इसके लिए ये स्टॉक इतना महंगा है क्योंकि आप लगातार 5 साल से कर रहे हैं इसके लिए। इनफैक्ट इस पर आशीष महेश्वरी मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी। अब महंगा तो है लेकिन उस तरह के रिटर्न्स भी इसने दिए हैं, मौजूदा भाव पर लेना बनता है क्या? क्योंकि इसका 52 वीक हाई, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये करीब 2650 के आसपास का था। क्या उस डायरेक्शन में जाने की क्षमता रखता है? उसके बियॉन्ड फिर जाएगा क्या? देखिए, काफी बेहतरीन स्टॉक रहा है। इनफैक्ट मैं पिछले 2-3 साल का परफॉर्मेंस भी देखूं तो कोविड और नो कोविड उसके परफॉर्मेंस में कहीं कोई गिरावट नहीं। 2021 में 410-15 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर भी करीब 500 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल का जो एक्सपेक्टेशन है करीब 600 करोड़ का मुनाफा करेंगे। डेट उनके पास में बिल्कुल मिनिमम है और जो मार्केट लीडरशिप उनकी होम पीवीसी पाइप में बनी हुई है उसका भी उनको काफी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसी टाइप से स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्लू चिप बन जाते हैं जहाँ पे कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस रहता है, आपके पास ब्रांड विजिबिलिटी रहती है और लिमिटेड फ्लोटिंग स्टॉक है। तो ये आपके जो म्यूचुअल फंड्स और या इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे हमने अच्छा बाइंग पहले भी आता देखा है। और मेरा मानना है इस स्टॉक को किसी भी और गिरावट पे आपको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है क्योंकि फंडामेंटल इसके स्टॉक के काफी बेहतरीन है। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दूं कि कल जो पालवी जी ने एक ऑप्शन दिया था वो उसका टारगेट हिट हो गया है। इंडिगो की 2000 कॉल जो उन्होंने रेकमेंड की थी 56 रुपये पर, वो 70 रुपये का टारगेट था तो वो हिट हुआ है। तो एक काम करते हैं फिर उनसे स्टार्ट करते हैं। पालवी जी बताइए आज का सस्ता ऑप्शन क्या होगा फिर? अनुज जी, बैंकिंग सेक्टर में सिटी यूनियन बैंक पे यहाँ पे फोकस में है। जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, सिटी यूनियन बैंक में भी एक कंसिस्टेंट अप मूव यहाँ पे देखने को मिला है। और अब ये देखें जिस तरीके से पिछले 15-20 मिनट में एक मोमेंटम यहाँ पे पिकअप होते हुए दिख रहा है। 200 रुपए की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि सिटी यूनियन बैंक का जो मोमेंटम है ये 210 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 9 रुपए से 10 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब 3.5 रुपए के आसपास। तो सिटी यूनियन बैंक की 200 रुपए की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह।
सिटी यूनियन बैंक की 200 रुपए की स्ट्राइक की कॉल 555 पे ट्रेड करते हुए ये पिक करनी है आपको आज का सस्ता ऑप्शन क्लोजिंग का। एफएनओ सुपरस्टार आशीष चतुर्मोता जी के सौजन्य से आएगा। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आपका आज का सुपरस्टार? तो देखिए बैंकिंग पे काफी बात की और वहां पे तो खैर पॉजिटिव बायस बना हुआ है पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक सभी में। बट इसके अलावा जो सेक्टर अच्छा लगता है वो है कैपिटल गुड्स का, जहां पे मुझे लगता है इंफ्रा थीम बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेगा और बजट के पहले ये थीम काफी अच्छा करती हुई नजर आ सकती है। तो लार्सन एंड टुब्रो हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा, जहां पर कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं वाई बिल्डअप हो रहा है, वॉल्यूम पिकअप काफी अच्छा इस स्टॉक में नए ऑल टाइम हाई पे बना है और ये नए ऑल टाइम हाई भी बहुत ही स्लोली एंड स्टीडीली क्रॉस हुए। तो अगर से देखा जाए तो जनवरी 2021 में 22 में स्टॉक ने 2075 के हाईज बनाए थे और उसके बाद अभी तक कहीं 4-5% की तेजी हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम एलएनटी के स्टॉक में बनेगा जो इसको 2250 2300 की ट्रेजेक्टरी तक लेके जा सकता है। 2125 के स्टॉप लॉस के साथ एलएनटी मेरी टॉप पिक होगी कैपिटल गुड्स स्पेस के अंदर। एलएनटी एक टॉप पिक 2250 के लेवल्स, उसके आगे 2300 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे और इन स्टॉक्स में हमने देखा है एक अच्छी खासी तेजी हाल फिलहाल में बनती दिखाई दी है। चलिए अब चार्ट का चमत्कार, गौरव मिश्रा आपके नाम। जो स्टॉक मेरे रेडार पर रहेगा अभी चार्ट के चमत्कार के लिए वो है बीटीएल भारत डायनेमिक्स। यहाँ पे अगर आप इसके डेली चार्ट्स देखें तो काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनी है। एक राइजिंग चैनल का ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है स्टॉक। अगर आप इसके 2020 के लो से भी कनेक्ट करेंगे तो वहां से भी आपको एक अच्छी ट्रेंड का सपोर्ट देखने मिलेगा और एक मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज और डेली चार्ट्स पे अगर देखेंगे एक्सपोनेंशियल तो वहां से भी एक बाउंस बैक दे रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स मल्टीपल पॉजिटिव्स हैं स्टॉक के लिए और जो स्पेस है ओवरऑल डिफेंस का ये ना जस्ट फ्लेवर में रहा है बट आउट परफॉर्म भी किया है। बीडीएल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है कंपेयर टू आप एचएल से कंपेयर कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अभी एक अच्छी अपसाइड देखने मिलेगी। कुशनिंग फैक्टर काफी अच्छा, जैसे मैंने कहा राइजिंग चैनल का सपोर्ट है तो मुझे लगता है कि 940 रुपए का इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा और इसमें आप 1040 के लिए प्ले कर सकते हैं। 1040 के ऊपर अगर बंद आता है तो स्टॉक आपको 1100 पे दिखा देगा, तो काफी हाई कन्विक्शन रहेगा, लो रिस्क सेटअप है। मुझे लगता है यहाँ से आपको काफी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है भारत डायनेमिक्स। ओके, चलिए मिड कैप फंडा भी ले लेते हैं। महेश्वरी जी बताइए। फिर मैंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी पे नजर रखनी चाहिए। करीब 3,500 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी है, 20,000 करोड़ से ज्यादा के उनके पास में एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है और जो बैंक्स के साथ में उनके जो सेटलमेंट हो रहे हैं और जो नए आर्बिट्रेशन अवार्ड्स आ रहे हैं, मुझे लगता है इस स्टॉक में अब बिल्कुल काफी वैल्यू यहाँ पे इनबिल्ट हो रही है और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ मोमेंटम भी आ रहा है और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो स्टॉक में से निकल रहे थे उनकी भी सेलिंग ओवर हो गई। तो एचसीसी मेरा मिड कैप फंड है। एचसीसी के रूप में आता हुआ आज स्टॉक देखिए अच्छे खासे मोमेंटम में। इनफैक्ट पिछले हफ्ते और इस हफ्ते इसमें काफी ट्रैक्शन देखने को मिला है, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी होती हुई दिखाई दी है, 8% ऊपर है। चलिए आपको मैं रिकैप करके बता देती हूँ किन किन स्टॉक्स पर दरअसल हमारे जानकारों की नजरें हैं चार का चौका में। तो शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन के साथ। सिटी यूनियन बैंक के राजेश पालविया ने कहा 200 का कॉल लेकर चले, 5.5 के आसपास खड़ा है, 9 रुपए और फिर आगे 10 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे इस ट्रेड में। आशीष चतुर्मोता ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर पिक किया है एलएनटी 2250 पहला टारगेट, फिर आगे 2300 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है ये काउंटर। गौरव मिश्रा के रेडार पर डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स है, 1040 और फिर 1100 के टारगेट के लिए मौका, 981 पर याद रखिएगा स्टॉक, एक आउट परफॉर्मर रहा है वैसे 2022 का ये। और आशीष महेश्वरी ने एक पिक किया एचसीसी करीब 21 के आसपास और ये इनका फिलहाल मिड कैप फंडा ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। और मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ महेश्वरी जी, आप आजकल बहुत ही यूनिक चीजें पिक करते हैं। पिछली बारी भी आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ एक दो मिड कैप स्टॉक्स पर राय दी थी और एक और चीज पर हमने चर्चा की थी वो था फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप में अनुज आपको याद हो हम आशीष महेश्वरी से जब पिछली बारी बात कर रहे थे टॉप 4 में उन्होंने जिक्र किया था मोरक्को का। और अब आ गया ये क्वार्टर फाइनल में। मेरे ख्याल से पहले वो रहे होंगे जिन्होंने मोरक्को पे एक्चुअली तब कोई नहीं सोच रहा था मोरक्को में, और क्या मोरक्को ने पछाड़ा स्पेन को। उसके बाद तो मुझे जिस दिन इनफैक्ट मैं वो स्कोर देख रही थी मुझे बस आप ही की याद आ रही थी। आशीष जी आपने वो मैच देखा था मोरक्को स्पेन वाला? बिल्कुल, इनफैक्ट वो काफी अंडरडॉग है और
इनफैक्ट मजे की बात यह है कि जब भी वो पेनल्टीज में पार्टिसिपेट उन्होंने किया और मैं काफी प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि ये बच जाएगा और ये गोल हो जाएगा, तो जो मेरे साथ मैच देख रहे थे वो भी सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। बट कोई डिवाइन पावर लग रही है आपकी और मोरक्को की। मोरक्को मैं सुना देश भी काफी सुंदर एक्चुअली ट्रैवल के हिसाब से। एक्चुअली हाँ, मैंने भी सुना है और मूवीज में देखा है। अभी तो बनता है मोरक्को जाना। और इनफैक्ट किसी ने एक पोस्ट किया था कि किस तरह से फुटबॉल का जो वर्चस्व है ना पिछले कुछ सालों में इस तरफ आ गया है, मोरक्को नीचे और बाकी जो देश है, पोर्चुगल हो या फिर आपका स्पेन भी उसमें शामिल है, वो कितना शिफ्ट हुआ है। नहीं वो बिल्कुल, वैसे भी ये जितनी भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये सारा का सारा एक मीना रीजन जिसे हम कहते हैं, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो मोरक्को हो गया, अल्जीरिया में अगर आप देखें तो अल्जीरिया भी काफ़ी अच्छा, वो रियाद माहरेज वगैरह वहाँ पे, इजिप्ट से वो मोहम्मद साला उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, सेनेगल ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये पूरा रीजन जो है, और ये इनके काफ़ी प्लेयर्स जो है यूरोप में मोस्टली फ्रांस में या इन लीग्स में खेलते हैं, बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये क्लियरली ये एक रीजन है जो एक उभर कर आ रहा है काफ़ी, मतलब पिछले कई टाइम से, और मोरक्को ने काफ़ी अच्छा किया बिल्कुल। हालांकि अगला मैच उनका टफ है थोड़ा पोर्चुगल के साथ, लेकिन अब स्पेन को हरा दिया तो पोर्चुगल को भी हराने की वो मुझे लग रहा है कि क्षमता तो रखते हैं। हाँ, अब आपने जो 4 पिक किए थे वो क्या थे? एक तो मोरक्को था, फ्रांस था, पोर्चुगल भी था उसमें आशीष, पोर्चुगल एंड ब्राजील। हाँ, बट अब पोर्चुगल और मोरक्को में से एक ही चुनना पड़ेगा आपको। अब क्या चुनेंगे फिर? मोरक्को फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर मोरक्को। एक्चुअली अंडरडॉग को सपोर्ट करना और उनको जीतते देखना, उसमें मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, अब शो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए एक काम करते हैं। अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के जो सीईओ हैं दिनशा ईरानी, वो जुड़ गए हैं। दिनशा जी, गुड आफ्टरनून। आप किसको बेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में? अनु जी, मैं तो एक्चुअली मेरा तो बेट वाज ऑन अर्जेंटीना, पर जिस तरह से वो खेल रहा है मुझे लगता है कि नहीं, वो काफी मैवरिक टीम है, कभी अच्छा कभी खराब, लेकिन अभी तो है, और मेसी भी अच्छा खेल रहे हैं, तो यू नेवर नो। एक वो था उनका मैजिक मूवमेंट था मेसी का, बस वही आया बीच में एक जगह पे, बट अदरवाइज तो मुश्किल लग रहा है। चलिए ठीक है। एक ब्राजील फ्रांस के फाइनल की काफ़ी एक लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि टेक्निकली तो ये 2 बेस्ट टीम रही है वर्ल्ड कप की, अगर इनका फाइनल हो जाए तो खैर क्या कहना। तो देखते हैं अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है। इस वीकेंड पर काफ़ी अच्छा एक अच्छी चीज़ ये होगी हर्षिता कि अब वो रात को 12:30 वाले जो मैचेस हैं, अब वो दोनों के दोनों सीधा वीकेंड पे हैं, एक फ्राइडे नाइट को और एक सैटरडे नाइट को, तो एटलीस्ट हमारे वीकडेज नहीं खराब होंगे। और उसके बाद अगले वीक ऑब्वियसली जो सेमीफाइनल्स हैं वो हैं मिडनाइट पर, लेकिन जो फाइनल है वो संडे को 8:30 बजे है, तो वो सब हम देख पाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप है अब इस समय। चलिए दिनशा जी, तो मार्केट पर अपना व्यू दीजिए इस समय। और मार्केट पर मैं आपका व्यू लूँ उससे पहले मुझे आपका व्यू चाहिए PSU बैंकों पर। क्या ज़बरदस्त रैली आई है इसमें, आपने पार्टिसिपेट किया है इस रैली में? अगर हाँ तो क्या व्यू है, और अगर नहीं किया तो क्या अब इस समय पार्टिसिपेट करना बनता है? जी देखिए, हमारे पास तो सबसे बड़ा PSU बैंक है जो काफी अच्छा चला है अभी तक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अदरवाइज हमारे पास और कोई PSU नहीं है, बिकॉज हम लोग बेस्ट इन क्लास अगर देखें तो वही एक रह गया था हमारे पास देखने के लिए, तो विच हमारे पास था। और लेकिन अदरवाइज हम एक्सपोज नहीं है PSU बैंक में, बिकॉज फ्रैंकली हमारा तो व्यू यही होता है कि बेस्ट वे टू प्ले सेक्टर जो है अपना बैंकिंग सेक्टर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में तो वही बेस्ट प्ले होता है जहां पे आपके लेंडिंग वेरिएबल रेट पे होते हैं रादर देन फिक्स रेट्स, जो PSU बैंक में इतना नहीं होता है, फिक्स रेट्स ही होता है मोस्टली, वेरिएबल काफी कम रहता है। तो इसलिए वी आर मोर कीन ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, मोर कीन ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अच्छा, हम क्योंकि वो फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और अंडरडॉग मोरक्को की बात हो रही थी, दिनशा ऐसे कोई अंडरडॉग्स आपको इस समय दिख रहे हैं बाजार में बेट करने के लिए? क्योंकि ये रैली इनफैक्ट डिस्पाइट द ग्लोबल कंसर्न की रिसेशन आएगा, दरें बढ़ेंगी, वहां पर S&P नहीं चल रहा है, नैस्डैक की हर दूसरे दिन धुलाई हो जाती है, कुछ ऐसा अंडरडॉग जो भारत में कमाल दिखा सकता है जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, शायद ऐड किया है पोर्टफोलियो में? जी देखिए, एक चीज तो हमने देखी कि भारत जिस हिसाब से चला ये साल, फिनोमिनल, मतलब उसका तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। प्रॉब्ली दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट
इंडिया ही था। लेकिन अभी एक लेवल पे आके ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा ब्रीदर मिल जाए ये मार्केट को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं हमारे, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा, मतलब आप स्टैंड लोन भी देखिए तो भी हम काफी एक्सपेंसिव हो गए, मतलब अगर जो रीजन से कंपेयर भी ना करें, पर जो रीजन से कंपेयर करें तो 60-70% प्रीमियम बढ़ गया है हमारा। तो वो सस्टेनेबल नॉर्मली होता नहीं है। ये लेवल पे जब तक आते हैं तब तक एक या तो बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता है कि आप फ्लैट लाइन कर लें और खराब जब होगा तो करेक्शन दिखता है बाजार में, पर हमें तो लगता नहीं है करेक्शन होगा। तो वो कहते हुए ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये एक ओवरहैंग होगा हमारे मार्केट का अगले 1-2 क्वार्टर के लिए। दूसरा जो आपने बोला कि ऐसा कोई आपको अंडरडॉग दिख रहा है, हमें तो हमेशा ढूंढते ही रहते हैं हम अंडरडॉग्स, और इनफैक्ट हमारा जो हमने फोकस जो शिफ्ट किया था मिडल ऑफ द ईयर में फ्रॉम एक्सटर्नल फेसिंग मार्केट, आई मीन सॉरी कंपनीज जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, टू internal facing services exports also is a part of that, to our own homegrown कंपनी जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे प्ले करती है, वहां पे हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं और कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। तो इसलिए वहां पे हमारा फोकस है। एंड ऑब्वियसली एज आई सेड द फाइनेंशियर्स टू दिस कंजम्पशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, वो सब हमारे ध्यान में रहते हैं। तो जी आईटी में एक अच्छी खासी रैली बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद वर्स्ट इज ओवर, लेकिन अभी वापस जो नैस्डैक में डिक्लाइन आनी शुरू हुई और थोड़ा वापस यूएस में रिसेशन का लेके जो फियर स्टार्ट हुए 2-3 दिन से, उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला इन स्टॉक्स पर। अब आपका व्यू क्या है, ये बाय जोन में आ रहे हैं वापस या अभी अवॉइड करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे लग रहा है आप आईटी सेक्टर की बात करें, मैं आई थिंक पहले शुरुआत में चूक गया था। तो आईटी सेक्टर तो हमें तो लगता नहीं है, कि हमें तो उल्टा ये लग रहा है कि जैसे जैसे ये दिसंबर का क्वार्टर नजदीक आएगा और प्रॉब्ली कमेंट्री चालू होगी अगले साल की, आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कॉशियस पढ़ने पड़ेगी। इनफैक्ट अगर जो आप जून कमेंट्री से कंपेयर करें सितंबर कमेंट्री को, तो ऑलरेडी कॉशन बिल्ट इन हो गया था। और अभी अगर जो आप मैनेजमेंट को मिलते हैं तो वहां पे भी आपको वेरी क्लियरली वो बता देते हैं कि अगला साल 2023 जो कैलेंडर ईयर है, उनका ग्रोथ रेट आएगा लेकिन इतना एक्साइटिंग नहीं होगा एंड स्टफ लाइक दैट। ये सब तो बात आने लग गई है ऑलरेडी। तो इट्स ऑब्वियस कि ये जो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए, जो ऑलरेडी 35 से 40% प्रीमियम पे हैं अभी, आप अगर प्री कोविड लेवल से देखें, तो वो सस्टेन करना मुश्किल है। मुझे तो लगता है यहाँ से एक करेक्शन आपको काफी दिखेगा। और उल्टा आप इंडिकेटर भी देख लीजिए ना, जो यूएस में जो एक्चुअल उनके कस्टमर्स हैं वो ले ऑफ कर रहे हैं, फिर जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो इनफैक्ट ऑन शोरिंग तो कर रहे हैं लेकिन कैपिटल्स में कर रहे हैं ज्यादा। तो वो सब इंडिकेशन जरा अच्छे नहीं होते आईटी सेक्टर के लिए, स्पेशली डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के लिए। तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे पैसे बनने हैं तो निकल जाइए और बैठे रहिए, आपको अच्छा मौका मिलेगा बाद में घुसने का वापस एट लोअर प्राइसेस। शायद अगले हफ्ते थोड़ा सा और इंडिकेशन आता हुआ दिखाई दे। इनफैक्ट अगले हफ्ते इन्फोसिस अपने करीब 4 डेकेड्स सेलिब्रेट करने वाला है। 40 डेकेड्स 40 साल की जो ये जर्नी रही है, उसमें कंपनी ने इंडिकेट किया है कि 2022 के आगे का रोड मैप क्या रहेगा, उस पर भी वो बातचीत करेंगे। होपफुली फिर अगले हफ्ते कुछ क्लैरिटी आएगी कि करंट और नियर टर्म कंसर्न्स को वो एड्रेस करते हैं या नहीं, या फिर एक ब्रॉडर रोड मैप पर ही बात करेंगे। एक और चीज़ जो हमने ऑफ लेट देखी है, और इस पर शायद आपसे पहले भी चर्चा की हुई है, कि कैपेक्स में जो एक्शन देखने को मिल रहा है, यू नो, एंड नॉट ओनली स्टॉक्स लाइक एन एल&टी, सीमेंस जिनके हाथ ऑर्डर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रोड स्पेस में जिस तरह के आवंटन देखने को मिले हैं सरकार की तरफ से, जो हमने देखा है पिकअप ऑर्डर बुक का पाइप कंपनियों के हाथ आता हुआ दिखाई दिया है, इनमें से आपको कुछ लग रहा है वैल्यू वाइज इंटरेस्टिंग है इस समय, या फिर दे रन अहेड ऑफ देयर कर्व? केपेक्स का तो एक्चुअली हमें भी काफी अच्छा लग रहा है, बट हम तरंगे स्टॉक ढूंढते हैं, हम नॉर्मल ये सब नहीं देख रहे हैं। तो हम डिफरेंट वे ऑफ प्लेइंग केपेक्स साइकिल देख रहे हैं। और 12 जो आपने कंपनियों की बात की, लाइक रोड कॉन्ट्रैक्टर्स, नॉर्मली ये लोग दे डील विद ईदर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ यहाँ पे हमेशा एक तो आप अगले साल इनफैक्ट आई बिलीव 10 स्टेट जा रहे हैं इलेक्शन के लिए। अभी कहीं कोई गवर्नमेंट चेंज होगा, क्या होगा, नए इक्वेशंस प्ले आउट होंगे, तो ये सब में बहुत अनसर्टनिटियां रहती है। इसलिए वी डू नॉट
हम नॉर्मली ये कंपनी को ऐसे देखते नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट के नजरिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेमेंट साइकिल में कहीं पे भी बाधा पड़ सकती है, और इसलिए उनके हमेशा वर्किंग कैपिटल साइकिल्स काफी स्ट्रेच हो जाते हैं, तो इसलिए हम वो देखते नहीं है। बट देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। इनफैक्ट हमारे लिए ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि चाइना प्लस वन प्ले जो है, दे विल बी द बेस्ट टू वर्क आउट। वहीं पे हम आइडियाज ढूंढ रहे हैं, और एक्चुअली आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं कौन से हैं, कि हम भी इन द फेज ऑफ वर्किंग आउट है अभी यहाँ पे। नहीं, वो तो खैर आप नहीं बताएंगे ऑब्वियसली, सेक्टर्स बता सकते हैं कि नहीं दिनशा जी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, उसमें केमिकल्स के आसपास है कुछ? जी, केमिकल्स का हमने देखा, लेकिन हमें यही लगा कि दे फार रन आउट। मतलब आप उनके वैल्यूएशन देखें ना, बहुत स्ट्रेच हो गए हैं, और आई थिंक 2 साल का ग्रोथ ऑलरेडी बिल्ट इन हो गया है यहाँ पे, तो नहीं, केमिकल स्पेस में तो नहीं दिख रहा कुछ ज्यादा। अच्छा दिनशा जी, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसलिए नहीं, क्यों बताना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अब वो ऑब्वियसली अगर वो बता देंगे तो फिर वो स्टॉक ले नहीं पाएंगे, तो इसके लिए इसके लिए नहीं बता रहे। हमारे एक्चुअली हमारे अनुज जी दो नए फंड लॉन्च हुए हैं, AIF लॉन्च हुए हैं, तो उनमें भी हमें हाँ नहीं, वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, जब आप ले लेंगे, जब आप ऑब्वियसली उस पोजीशन में होंगे कि उस बारे में बात कर सके विद प्रॉपर डिस्क्लेमर, तब उसकी बात कर लेंगे। अच्छा, एक अभी जो मार्केट में फिर उसके अलावा कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? यूरोप प्लस वन तो आपने, चाइना प्लस वन तो आपने एक थीम बोल दी, उसके अलावा ब्रॉडर थीम्स क्या इंपॉर्टेंट, क्या अच्छी लग रही हैं आपको? जी, हमें एक्चुअली आप देखें तो हमने एक मिडिल ऑफ द ईयर में, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में ही हमने आइडेंटिफाई किया था, वो था डिस्क्रिशनरी स्पेंड एंड एस्पिरेशनल डिस्क्रिशनरी स्पेंड। तो यहाँ पे काफ़ी कंपनियां हैं इंडिया में जो यहीं पे कंजम्पशन होता है, यहीं पे बनाती हैं, नो डिपेंडेंस ऑन एनी इम्पोर्ट्स, एनी बिग वे इम्पोर्ट्स। तो ये सब कंपनियों में हमने ध्यान दिया था, और काफ़ी अच्छा पैसा भी बन गया, और हमें लगता भी है कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छा बन सकता है। बिकॉज अगर जो आप देखें इंडिया का जो आपने अभी देखा होगा रिसेंटली, एक बड़े ब्रोकिंग हाउसेज ने, 2-3 ब्रोकिंग हाउसेज ने रिपोर्ट निकाली थी ऑन इंडिया एंड द GDP ग्रोथ दैट इंडिया सपोज टू सी। तो वहां पे आप देखें तो ये ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय कंजम्पशन एंड ऑब्वियसली टू एन एक्सटेंट आउटसोर्सिंग आल्सो, बट कंजम्पशन विल बी द मेन थीम। क्योंकि अगर जो आप देखें चाइना में भी जब इंटरनल कंजम्पशन चल हुआ, तभी उनकी ग्रोथ रेट पीक मतलब मूव होने लगी थी। तो ये हमें लग रहा है कि इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, और यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, वहां आप लेके बैठ जाए, बिकॉज यहाँ पे तो काफी लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है ये वाला स्टॉक। दिनशा साहब, कोई ऐसा सेक्टर जिससे आप एब्सोल्युटली दूर रहेंगे? पोजीशंस है तो काट ले। आपने IT में साफ कहा, प्रॉफिट बन रहा है तो अपनी पोजीशंस घर ले जाना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग दे। कोई दूसरा सेक्टर जो इस तरह के अलार्मिंग सिग्नल्स दे रहा है जिससे थोड़ा बच के रहना चाहिए? जी, हमें एक और जो सेक्टर है जो अभी के लिए अच्छा कर रहा है, बिकॉज पेंट अप डिमांड किक इन हो गई थी एंड कमोडिटी प्राइसेस, वो है ऑटो सेक्टर। हमें तो लगता है कि वो सेक्टर से मतलब इतना बड़ा डिसरप्शन राउंड द कॉर्नर है कि वहां पे काफी अपीवल हो सकता है वो सेक्टर में। 2 व्हीलर स्पेस में ऑलरेडी आपने देख लिया है, 2 डिमांड कोलैप्स ही हो गया, लेकिन जो EV का जो कंपटीशन है इज ईटिंग इनटू क्वाइट अ बिट ऑफ ग्रोथ इन द 2 व्हीलर स्पेस। तो वो आपको दिखेगा कि PV स्पेस में भी आना चालू हो जाएगा, इसलिए वो सेक्टर से हम टोटली परे हैं, और उसका तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया हमने, डिस्पाइट दिस small rally which has come about in that sector. तो दिनेश जी, एक तो इस समय 2023 में जब हम स्टेप इन कर रहे हैं, तो क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से? क्या रिटर्न आप मतलब लोगों को बोलेंगे कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट से गोइंग फॉरवर्ड? जी देखिए, मुझे एक चीज आप रख लीजिए दिमाग में कि 2023 हम जो एंटर कर रहे हैं वो एट नॉट ओनली पीक इंडेक्स पे है, पर ऑल्सो पीक वैल्यूएशंस पे है। कि आज की तारीख में जो वैल्यूएशन देखें आप, ऑलरेडी 24-25% प्रीमियम है लास्ट 10 साल के एवरेज पे, और अगर जो आप पिछले 5 साल 3-4 या 5 साल का देखें तो प्रॉब्ली वी आर देयर, इतना दूर नहीं है। लेकिन पॉइंट इज कि ग्रोथ रेट्स आपकी थोड़ी कंप्रेस होने लगेंगी। जो भी दिखेगा आपको ग्रोथ, वो मेनली बिकॉज ऑफ आपके इनपुट प्राइसेस कम होने से दिखेगा। ऑलरेडी जब आप रूरल मार्केट में जाते हैं या तो इंटीरियर्स में जाते हैं, तो आप यू कैन मेक आउट कि डिमांड स्लो डाउन पैल्पिटेबल है, मतलब दिख रहा है आपको सामने।
तो इसलिए हमें लग रहा है कि अगला 2 क्वार्टर जो है वो काफी ट्राइंग रहेगा हमारे मार्केट के लिए, इसलिए थोड़ा सावधानी बरते तो बेहतर है। और उसके बियॉन्ड, उसके बाद तो खैर द कॉल इज ऑन ग्लोबल इन्फ्लेशन। अगर जो वहां पे रीन हो जाता है यूएस में, दे स्टार्ट लाइक एक पीक आउट तो होने ही वाला है वहां पे इंटरेस्ट रेट का, लेकिन अगर जो कटिंग चालू हो जाती है सेकंड हाफ में अगले साल के, तो देन तो मार्केट शुड डू वेरी वेल। और जैसे हमने पहले भी बोला है कि इंडिया ऑलरेडी हैज आउट परफॉर्म्ड हैंडसमली, तो यहाँ से टू फर्दर रिलेटिवली मे बी हम लोग आउट परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन फॉर एब्सोल्यूट ग्रोथ टू कम इन, ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबलाइज होना पड़ेगा इसके लिए, विच लगता नहीं है आज की तारीख में। चलिए रिंशा जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और वो सारी बातें रखने के लिए। और जब अगली बार जुड़ेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि वो थोड़ी और स्टॉक स्पेसिफिक बात आप करेंगे और थोड़ा आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए अब एक काम करते हैं, एक टॉपिक जो जिसमें मैं थोड़ा पैशनेट हूँ। एक हफ्ता मुझे आज किसी ने नोटिस कराया कि एक CNBC आवाज़ के नाम पर एक फेक टेलीग्राम चैनल चल रहा है जिसमें 68,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 68,000 सब्सक्राइबर्स। और मैं देख रहा था वो ट्रेडिंग टिप्स वगैरह दे रहा है, पैसे भी मांगे जा रहे हैं वहाँ पर और लोग पैसा दे भी रहे हैं। और उसके कुछ 30K 50K डिपॉजिट, 70K डिपॉजिट। हाँ, तो ऐसे डिपॉजिट से ये जो है, तो 2 चीज़ें। पहली बात तो CNBC आवाज़ का कोई टेलीग्राम चैनल है नहीं, तो इसके लिए हमारा जो सोशल मीडिया फीड है वो लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं क्या क्या है वहाँ पर। हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है CNBC आवाज़ का। मेरा एक खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, लेकिन उस पर मैं सिर्फ एक जो मेरा सुबह का सेटअप है वो डालता हूँ, और वो भी जब मैं CNBC आवाज़ पर डिस्कस कर चुका होता हूँ उसके बाद डालता हूँ मैं। लेकिन CNBC आवाज़ का कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो आप इससे एक तो बचें। सोशल मीडिया पर ये बहुत इस समय फर्जीवाड़ा चल रहा है इस समय, और लोगों को एक ईजी पैसा बनाने के लिए क्या है कि किसी भी सक्सेसफुल चैनल का आप एक वो बनाइए और उसके बाद बॉम्बार्ड कर दीजिए, उसके बाद और काफ़ी लोग इसका शिकार भी होते हैं। अगर आप 68,000 लोगों को जोड़ लेते हैं, और ये देखिए देख के लग रहा है TRAD, मतलब ट्रेड का स्पेलिंग ही गलत है, मतलब इतना क्लियर और इतना ऑब्वियस, उसके बाद भी लोग जुड़ रहे हैं वहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर पैसा दे रहे हैं तो देखिए हम किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसके लिए। हमारा काम था आपको ये आगाह करना कि ये हमारा चैनल नहीं है बिल्कुल भी, और इससे बच कर रहें। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, जिसने भी ये फेक चैनल बनाया अगर वो देख रहा है तो ये बात ध्यान रखिए कि अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। मेरा एक किसी ने इंस्टाग्राम पे एक फेक चैनल बनाया था, एक फेक प्रोफाइल बनाया था, काफ़ी उसके बाद उसको लेकर क्रिप्टो को प्रमोट किया था, तो मैंने एक पुलिस कंप्लेन भी की थी, उस चैनल को, उस फेक प्रोफाइल को भी हटाया था। क्योंकि IPR को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। ये IPR जो होता है ये हमारा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये बहुत मेहनत से बनता है। ये ऐसे नहीं है कि बस आप सुबह उठे, कोई सक्सेसफुल प्रोफाइल देखा आपने, उसको आपने कॉपी कर लिया और उसके बाद आप उससे पैसा बना रहे हैं। और एक इनफैक्ट मेरे ख्याल से सेबी को भी थोड़ा सा ज़रूरत है अब टेलीग्राम के जो चैनल्स चल रहे हैं इन पर थोड़ा सा एक लगाम लगाने की, और उसमें देखने की कि किन किन में कौन कौन से चैनल्स हैं जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, कौन से चैनल हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ, और ख़ास तौर से जो ये एक इम्पर्सनेट करते हैं दूसरों को, वो काफ़ी एक डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं। इसमें वेरिफिकेशन नहीं है टेलीग्राम में? टेलीग्राम में भी वेरिफिकेशन है, टेलीग्राम में भी वेरिफिकेशन है, बिल्कुल है। और इसके लिए आप पर टेलीग्राम का वेरिफिकेशन क्या है कि टेलीग्राम का वेरिफिकेशन वो एक उनका रोबोट है, उसके थ्रू होता है, तो वो मतलब, लेकिन हाँ अभी टेलीग्राम हो गया टेलीग्राम हैज़ एक टेलीग्राम और एक और प्लेटफॉर्म है, मैं अभी उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी मैं लेकिन बात करूँगा उसकी भी अगले हफ्ते। वो भी एक प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी अनरजिस्टर्ड लोगों को बढ़ावा दे रहा है, एक प्रोवाइड कर रहा है, एक एडवाइस देने का, वीडियोस, टिप्स और वो सब करने का। उसकी बात भी करेंगे हम अगले हफ्ते, लेकिन अभी एक आगाह करने की ज़रूरत है कि ये हमारा चैनल नहीं है, इससे बचकर। और मेरी दर्शकों से बस यही गुजारिश है, अगर आपको इस तरह का कोई भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर प्लेटफॉर्म दिखाई दे जो CNBC आवाज़ के नाम से या फिर इस हमारे कॉलीग्स के नाम से है, एक तो उसकी वेरिफिकेशन चेक करें, अगर वेरीफाइड नहीं है तो वहीं पर आपको सावधान होना है। दूसरी, गलत स्पेलिंग का कोई भी अपना टेलीग्राम हैंडल नहीं बनाता। ये थोड़ी सी गलतियां हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग करते हैं, जो क्रॉस चेक नहीं करते। ये बहुत बेसिक है। और हाँ, ये हमने आपको साफ कह दिया है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना हमने अभी तक कोई बनाया है।
आप भी अगर इसके झांसे में आए हैं तो प्लीज आप भी सेबी को लिखें, क्योंकि जब रिटेल निवेशक भी सेबी जैसी रेगुलेटर्स को लिखते हैं वहां पर बड़ा एक्शन लिया जाता है। हम हमारी तरफ से कंप्लेन करेंगे, लेकिन आप भी जरूर कंप्लेन कीजिए अगर आप इस तरह के फर्जीवाड़े में फंस रहे हैं। सावधान रहिए। चलिए, ये एक दर्शकों के हित की बात। अब आगे बढ़ते हैं और डीलिंग रूम चेक की तरफ चलते हैं। यतिन वापस जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, बताइए क्या पिक किया आज? देखिए, आज कोटक महिंद्रा बैंक में अनयूजुअल कैश वॉल्यूम्स है और जो डीलिंग रूम्स के हमारे सूत्र हैं उनकी जानकारी के हिसाब से एक बड़ा एफआई यहाँ बिकवाली कर रहा था। शायद ये बिकवाली एब हो सकती है और एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। आज अगर आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो दिसंबर सीरीज में लगभग 16% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ एक बीटीएससी ट्रेड ट्राई करना चाहिए। शायद 30 से 35 रुपए की अपटिक यहाँ आपको दिखनी चाहिए एक से दो ट्रेडिंग सेशंस में, तो यहाँ खरीदारी करके चल रहे हैं डीलिंग रूम्स। दूसरा जो स्टॉक है वो पीएफसी स्टॉक लगातार नए 52 वीक हाई लगा रहा है। ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स की रैली में अब पीएसयू एनबीएफसीज भी जुड़ गई हैं और यहाँ काफ़ी अच्छे एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं। तो डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि यहाँ भी थोड़ा पोजिशनल खरीदारी करके चल सकते हैं। 15 से 20 रुपए की यहाँ भी आपको अपटिक देखने को मिल सकती है। और अगर हम पीएफसी की बात करें तो अच्छे डिविडेंड यील्ड पे भी करंटली स्टॉक अवेलेबल है। तो इन जनरल एचएनआई इंटरेस्ट काफ़ी तगड़ा है इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में। पीएफसी ये रेडार पर डेफिनेटली है। और साथ ही साथ पीएफसी का मुझे याद है आज सुबह में हम चर्चा कर रहे थे, कल के मूव को देखकर प्री मार्केट में हमने इसे डिस्कस किया था और मानस ने इनफैक्ट 145 के कॉल का जिक्र किया था। वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं 144 के आसपास, तो ये क्लियरली कैश फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे ही रहा है। लेकिन 145 का कॉल लेकर आइए प्लीज डायरेक्टर साहब। देखें तो आज वहां पर किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह की हरकत देखने को मिली है। मानस, इस पर अब आपकी क्या राय रहेगी? अगर किसी का ट्रेड है तो कल के लिए कैरी करना है या फिर निपटाना है इसे? नहीं, मैं समझता हूँ कैरी करना है, क्योंकि अगर हम पैटर्न्स की बात करें और उसके हिसाब से एक टारगेट सेट करने की कोशिश करें तो वो टारगेट आते हैं 149 के। तो अभी भी यहाँ से 5-6 रुपए का पोटेंशियल है। स्टॉप लॉस को अगर किसी ने कैश में या फ्यूचर में लिया है तो कैश के स्टॉप लॉसेस को ऊपर रिवाइज करके 143.50 कर लेना चाहिए। टारगेट 149 के रखे। और अगर ऑप्शन में 145 वाला कॉल ऑप्शन लिया हुआ है तो वहां पर भी बने रहिए। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से बने रहिए 5 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। जी हाँ, चलिए अब इस बीच जरा एक बार बैंक निफ्टी का दीदार कर लीजिए जनाब। डीलिंग रूम के बाद आज हमने 1 दिसंबर के हाई को काट दिया और दैट मीन्स 43515 को बाइसेक्ट करने के बाद 53 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 43581 का लेवल ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरीज फॉर बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पे 18610 ऑलमोस्ट आप देखें जो 1025 के बाद का जो सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है वहाँ पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। यहाँ मोमेंटम कॉल्स का क्रम शुरू करेंगे। इट्स 15:13 नाउ। एक बार आप जरा डाउ फ्यूचर्स दिखाइएगा और डाउ फ्यूचर्स को देखने के बाद अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास उन ट्रेड्स को पिक करने के लिए। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएगा कुछ देर में, लेकिन जो मेरे पे वायर पे इस वक्त मार्क्स हैं उसके मुताबिक आज सुबह से ही अगर आप देखिए गेंस थे, बट इस टाइम बिल्कुल फ्लैट। इट्स 19 पॉइंट्स अप। अच्छा, 1-2 कॉल्स और जो अच्छा करके गई थी आवाज़ पे, जिन्होंने अच्छा पैसा कमा के दिया। कल से हमारे जो मेहमान थे उस पर लॉन्ग्स थे। लुक एट कमिंस आपकी स्क्रीन पे, इट्स 1470 अ न्यू हाई फॉर कमिंस। दैट मीन्स एलएनटी और कमिंस दोनों ने अपने ऑल टाइम हाई क्रिएट किए। मानस, ये आपका ट्रेड भी था इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं मानस से मोमेंटम कॉल्स का। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल जो कल मॉर्निंग के लिए आप कैरी करेंगे। देखिए, मॉर्निंग के लिए मैं एक्सिस बैंक को कैरी करके जाऊंगा। हालांकि मैंने 2 बजे इस पे रिकमेंडेशन दिया था लेकिन कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिला। तो बीटीएसटी के लिए तो एक्सिस बैंक पे ही खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस वही रहेंगे 929 के करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 960 रुपए के टारगेट सेट करिए। एक्सिस बैंक मतलब आप देख लीजिए एलएनटी, फिर कमिंस, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स की श्रेणी में एक्सिस बैंक जो मानस कैरी कर रहे हैं कल के लिए एट ऑल टाइम हाई। सुपर स्विंग देखा स्टॉक डे हाई की डायरेक्टरी में, ऑल टाइम हाई की डायरेक्टरी में। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे? मैं कैरी करूंगा बंधन बैंक। अच्छा मूव है यहाँ पर, बहुत अच्छी बाइंग हुई है। डिलीवरी पे ट्रेड कर रहा है 251 के आसपास, टारगेट होगा 260, स्टॉप होगा करीब 248। बंधन बैंक 248 स्टॉप, टारगेट 260। जबरदस्त मूव है एक्चुअली बंधन बैंक में। उस दिन फॉल्स ब्रेकडाउन जो दिखाया था उसके बाद उसने और एक
जो कॉन्फ्रेंस कॉल, जो एनालिस्ट कॉल चल रही थी, उसमें एक वर्टिकल डिक्लाइन आई थी, उसके बाद से बाइंग और ज़बरदस्त, उसके बाद ये देखिए ये वो मिड मंथ से इसने एक ज़बरदस्त स्विंग दिया आपको, और इस समय 251। ये बंधन बैंक में नॉर्मली हर बार होता है, 240 के करीब बाइंग आती है, एक वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ पर आ जाता है, इसके लिए इसका यहाँ पर बाइंग आ रही है। अच्छा पालवे जी, आपका BTST कॉल? तो अनुज जी, सीमेंस पे फोकस है। सीमेंस फ्यूचर को हम यहाँ पे कैरी करेंगे। कल के सेशन में एक अच्छा मूव था, वापस आज अगर हम देखें तो पिछले आधे घंटे में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। स्टॉक में जिस तरीके के पैटर्न बने, हमें लग रहा है ये स्टॉक अब यहाँ से 3030 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। सीमेंस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2930 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल सीमेंस पर एक ट्रेड आता हुआ क्लियरली एक मोमेंटम इसके पक्ष में रहा है। कल भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, अब इस समय इजाफा देखने को मिल रहा है। और निफ्टी बैंक 43,600 जिन लेवल्स का हम जिक्र कर रहे थे उस पर आ चुका है। 43,607, 608 के लेवल्स पर 500 पॉइंट तक की तेजी ये इंडेक्स अपने नाम कर चुका है। बात करते करते यहाँ पर और भी ट्रैक्शन बढ़ता हुआ 43,616 तक के हाइस पर इस समय ट्रेड 19 हो गया, तो क्लियरली मोमेंटम हर टिक के साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आशीष चतुर्मोता, बधाई हो, बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है। आप बैंकों में से ही कुछ चुन रहे हैं या फिर कुछ और स्टॉक है रडार पर? रडार पे तो देखिए बैंकिंग और कैपिटल गुड्स स्पेस है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, एल&टी, सीमेंस, ये 4 स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं। एल&टी की हमने बात की, सीमेंस अभी राजेश ने ऑलरेडी बात की, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है। तो मैं जाना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जहां बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अब एक मूव की शुरुआत हो रही है। 924 का स्टॉप लॉस लगाइए, 965 के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जी हम आईसीआईसीआई बैंक एक बार फिर से अपने, अगर आप देखें, सारे मूवी एवरेजेस के ऊपर क्लोज होता हुआ। और मैं एक स्टॉक मार्क करूंगा, लेकिन उससे पहले काम करते हैं गौरव बिस्सा जी का ट्वीट पिक कर देते हैं। गौरव, क्या पिक कर रहे हैं आप कल मॉर्निंग के लिए? मुझे जो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अगर नॉन एफ में देखा जाए तो केएनआर कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन रहा है। और जो सबसे चैनल ब्रेकआउट हुआ, मुझे लगता है कहाँ कल यहाँ पे 280 285 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, और 265 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और जो एफएनओ स्पेस में अच्छा लग रहा है वो है मुझे इंडिगो, जहाँ पे पहले इस पर चर्चा हुई है कि यहाँ पे अच्छे मोमेंटम है, एक चैनल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, वॉल्यूम यहाँ पे भी अच्छे हो रहे हैं। तो अगर मुझे एफएनओ स्पेस में पिक करना हो तो मैं इंडिगो होगा, नॉन एफएनओ स्पेस में हो रहा तो केएनआर कंस्ट्रक्शन। इंटीग्रो एविएशन आपकी स्क्रीन पे 2032 पे, ये बहुत सारे अगर आप देखें मेहमानों का प्रेफर्ड कॉल है, लेकिन फर्स्ट कॉल जिसने स्ट्राइक किया था इस स्टॉक पे वो थे सचिदानंद उत्तरकर जी। अच्छा आशीष महेश्वरी जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए, मॉर्निंग के लिए? अगर मैं ये तो नहीं पूछूंगा एग्जैक्टली BTST ट्रेड, बट फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो वो क्या होगी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेरा मानना है कि इस स्टॉक पे और इस बैंक पे नजर बिल्कुल रखनी ही चाहिए। कि सबसे पहली बात तो बिल्कुल री रेटिंग हो रही है इस बैंक की, कि 6 साल तक इस बैंक ने लॉस किया और लास्ट ईयर से वो टर्न अराउंड हुआ है। और एनपीए में जो उनके रिडक्शन देखने को मिला, बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन, करीब 20% एनपीए, नेट एनपीए लेवल पे देखने को मिला है। तो और दूसरी बात ये कि इसमें 93% होल्डिंग गवर्नमेंट की है, सिर्फ 7% में एफआई, डीआई, पब्लिक सबको अकोमोडेट होना है। तो इस स्टॉक को मेरा मानना है काफी दूर जाना है, तो कल सुबह के लिए और आगे के लिए बिल्कुल स्टॉक में बाई की सलाह है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक में बहुत बड़ी एनपीए प्रॉब्लम्स हुई थी। इनफैक्ट हर्षिता, आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक है। ये आरबीआई से ही पुराना बैंक है और ये मतलब एसबीआई से ही पुराना बैंक है और सबसे पुराना बैंक। ये मुझे इसमें टाटास का एक टाइम पे स्टेक हुआ करता था, अगर मेरी मेमोरी सही है तो एक टाइम पे इसमें टाटास का स्टेक हुआ करता था। इसमें मैंने काफ़ी स्टडी की थी। इनफैक्ट अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको मिल भी जाएगा। या एक टाइम पे इसका नाम था टाटा बैंक, बहुत पहले की बात है, ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है ये। उस समय टाटास का स्टेक था इसमें, तो ये बहुत पुरानी बात है। बैंक निफ्टी 43,622, ये 43,339 से कुछ और
यहाँ एक्चुअली कुछ एक ग्राफिक टेस्ट हो रहा था तो मैं उसको देख रहा था, थोड़ा घबरा गया था। मैंने कहा ये क्या आ गया, लेकिन हाँ 520 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, ज़बरदस्त तेज़ी। और आज बैंक निफ्टी ने वापस दिखा दिया कि मार्केट का बॉस इस समय बैंक निफ्टी है। और अब हर्षदा ये तैयारी कर रहा है, ये 44,000 जल्दी लगेगा इसमें। और अगर यतिन जो कह रहे थे कि डीलिंग रूम का जो फीडबैक उनको मिल रहा है कि कोटक की जो डिक्लाइन है वो प्योरली टेक्निकल है, और अगर वहाँ पर भी थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाए मार्केट को तो मुझे लग रहा है कि फिर इस वीकली एक्सपायरी में शायद वो जो 44,000 का इल्यूसिव नंबर जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि नवंबर में आ जाएगा, वो चलिए नवंबर में ना सही लेकिन दिसंबर में तो आ ही जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट पूरे मार्केट का एक जायजा अब ले लेते हैं। निफ्टी बैंक 524 अंक ऊपर, इसके ऊपर आप देखिएगा निफ्टी का क्या हाल है, तो 18,600 पर वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, 51 अंकों की बढ़त। मिड कैप इंडेक्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन मिड कैप्स में वो मोमेंटम लौट रहा है। 195.2 पर ये फिलहाल इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर तगड़ी तेजी देखने को मिली है। अच्छा, कुछ कैश मार्केट वाले ट्रेड्स आपको दिखाते हैं जहां पर अच्छा खासा मूव देखने को मिला है पिछले आधे घंटे में। एक तो आप लेकर आइएगा फटाफट टीटागढ़ वैगन स्क्रीन पर 2% से ज्यादा के गेन्स इसमें बनते हुए दिखाई दिए हैं। कैंपस एक्टिववेयर में भी मैं देख रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन बना और वो स्टॉक कुछ मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। टीटागढ़ आपके सामने करीब 2% के गेन्स पर। कैंपस एक्टिववेयर में थोड़ा सा रुझान खरीदारी का साफ बनता हुआ दिखाई दिया। हम पाइप कंपनियों की बात कर रहे थे एस्ट्रल के कॉन्टेक्स्ट में, उसको देखकर थोड़ा सा एक्शन दूसरी पाइप कंपनियों में भी बनता दिखाई दिया था। थोड़ी सी स्पाइक के बाद प्रिंस पाइप अब 620 पर फ्लैटिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हरकत जरूर देखने को मिल रही है ऊपर की तरफ। लेकिन ये छोटे बैंक ही है जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, इस बीच अमर राजा पर भी नजर डालिए क्योंकि वहां पर भी एक डिसेंट मोमेंटम आज मार्केट में क्लोजिंग की तरफ साफ बनता दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखिए काफी तगड़ी तेजी, काफी हरकत देखने को मिली है। आरबीएल बैंक एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि कुछ देर पहले वो अपडेट निकल कर आ रहा था कि यहाँ पर एक बड़ा सौदा हुआ है। इनफैक्ट 0.4% ऑफ इक्विटी हैज चेंज्ड हैंड्स। 25 लाख शेयरों का सौदा, स्टॉक एकदम ठंडा है। बाकी सभी बैंकिंग काउंटर्स में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर हमने देखा एकदम सपाट ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो अब 18,610 पर इंडेक्स आता हुआ एक बहुत ही मजबूत क्लोज आज की इस वीकली एक्सपायरी का, और 43,600 के ऊपर निफ्टी बैंक टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू, ये वायदे का सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है? कोई खास स्टॉक्स जो आपके रेडार पर आ रहे हैं जिसको हाईलाइट करना चाहिए? हर्षदा, मैं एक स्टॉक मार्क करना चाहूंगा, उसके बाद हम जरा एफरो सेटअप देखेंगे। लेट्स ब्रिंग दीपक नाइट्राइट। राजेश पालवे जी प्लीज इस स्टॉक को देखिएगा। आई थिंक जिस प्राइस परफॉर्मेंस के बाद इंडिगो निकला, जिस प्राइस परफॉर्मेंस के बाद पिडिलाइट निकला, एक बार जरा दीपक नाइट्राइट को देखिएगा। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20 अक्टूबर 2021 यानी लगभग 14 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटता हुआ। इट्स 2246 मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मैंने अभी स्पॉट किया था करीब 42 पे, 2250 हो गया। क्या इसकी कोई कॉल पकड़ ले नियरेस्ट? क्योंकि अब थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी कम होगी। वो एग्जैक्टली जो आई थिंक शुरुआत में वाइल्डनेस थी प्रीमियम में, वो थोड़ी सेटल डाउन भी हो चुकी है। इट्स 2248, 2249। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, इसकी 2260 या फिर 2300 की कॉल निकालिएगा। 2300 की कॉल पे आपका व्यू क्या है? क्या ट्रेड करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए इसको? बिल्कुल, तो दीपक नाइट्राइट में जो मूव बना है ये हमें लगता है कि इमीडिएट यहाँ से जो अप मूव बना है ये 2280 से लेकर 2290 तक तो हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। वहां थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है, लेकिन अगर वो लेवल जिस तरीके से यहाँ पे एक अप स्लोपिंग चैनल बनते हुए दिख रही है डेली सेटअप पे, हमें लगता है कि ये स्टॉक में जैसे ही 2290 के लेवल क्रॉस होंगे तो एक बड़ा मूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। 2300 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 42 रुपीज के आसपास। इसमें बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। 2250 की भी कॉल ऑप्शन देखी जा सकती है। 2300 रीजनेबल प्राइसिंग है, हमें लगता है 41 में बाय करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 31 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के 55 रुपए 60 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, डायरेक्ट भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम दीपक नाइट्राइट फ्यूचर का जो सजेस्ट करेंगे वो होगा 2215, टारगेट होंगे 2290 तक के। चलिए अब वीरू, मैं एक बार आपको वापस टॉस करूंगा वो F&O सेटअप के लिए। उससे पहले एक बार एक जो इन्फॉर्मेशन हम इस टाइम पर अपने व्यूअर्स को देते हैं वो दे देते हैं। वो है जो F&O बैन में स्टॉक आ रहे हैं या बैन से बाहर हो सकते हैं। तो बैन में जिनकी एंट्री हो सकती है उनमें डेल्टा कॉप जो कि 93% पोजीशंस क्रॉस कर चुका है,
और वीरू का फेवरेट BHEL 91% वहाँ पर पोजीशन इसमें बन चुकी है। तो दोनों स्टॉक्स बैन में आ सकते हैं। बैन से बाहर बॉर्डरलाइन केस है अभी, PNB 82% पर आ चुका है और इंडिया बुल्स हाउसिंग 83% पर आ चुका है। तो ये दो शायद बैन से बाहर हो सकते हैं। 2 इन 2 आउट, नेट ज़ीरो। वीरू अब बताइए सेटअप। जी हाँ, चलिए तो मार्केट्स एक क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए शानदार डे हाई, बैंक निफ्टी स्पेशली और निफ्टी करीब 18,612 पे। जरा एक बार स्टैट्स दिखाइएगा मार्केट ब्रेथ के। सुबह सुबह जब 9:30 पे हमने लास्ट टाइम इसको कैच किया था राइट आफ्टर मैन ओपनिंग, 90 एडवांसेस थे तो कायम रहे, कोलैप्स नहीं हुए। 90 एडवांसेस थे यानी लॉन्ग्स थे और इस वक्त अगर आप देखें 88, और कुल मिला के यही स्टॉक्स थे। बैंकिंग का दबदबा था, मतलब शॉर्ट कवरिंग में और फ्रेश लॉन्ग में। BOB 6% अप, ह्यूज OI एडिशन। कोरोमंडल, भारत फौज, एस्टर, भारत फौज मेरे ख्याल से नया है, कैनरा बैंक सुबह भी शामिल था। PNB में शॉर्ट कवरिंग हुई, NMDC, रैमको सीमेंट में सुबह भी काफ़ी अच्छा खासा मूव था, और बाकी गुजरात गैस और ग्लेनमार्क, ये कुछ ऐसे। ग्लेनमार्क एक जिसे कह सकते हैं कि आज जो फार्मा में एक ऐसा स्टॉक था जो कि चला शॉर्ट कवरिंग के सहारे। अच्छा, शॉर्टिंग का आंकड़ा कितना है? इट्स 54। सुबह भी मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 48 था ये। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, टोरेंट पावर में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, पिडिलाइट में, इंडस टावर में, और ITC सुबह अच्छा मूव दे रहा था लेकिन बाद में मेरे ख्याल से कोलैप्स हो गया। और यहाँ पे 338 सुबह इसने एक टेंडेंसी डेवलप की थी टू क्रॉस 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बाकी शॉर्ट बिल्डअप था सन फार्मा में, आज का एक्सीडेंट, LTI माइंट्री, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, MRF और ल्यूपिन में। और जहाँ तक मैं इन सारे स्टैट्स को अगर सेक्टोरियल आधार पे देखूँ, वो सेक्टर्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके गए, याद रखिएगा, इट्स बैंकिंग 5.3% OI बिल्डअप, टॉप OI गेनर बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, फॉलोड बाय AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसके बाद इंडसइंड बैंक, और साथ ही साथ HDFC बैंक। बैंकिंग में एक्सिस बैंक, याद रखिएगा, आज कीर्तिमान स्थापित किया, अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज होता हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स ने अगर आप देखें अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। L&T ने, Cummins ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। कैपिटल गुड्स 3.9%, दूसरा ऐसा सेक्टर जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग OI लेके गया। इसमें एस्टेल 7.8, L&T 9.7, वर्लपूल 5.3 और साथ ही साथ BL 4.4%। आई थिंक मैं इस सेक्टर को कल भी नज़र में रखूंगा क्योंकि आज इसके OI एडिशंस की शीट काफ़ी इंप्रेस करती हुई। और थर्ड जो सेक्टर था वो था केमिकल, 2.8%, यहाँ पे कोरोमंडल करीब 10.2, चंबल लगभग 10.2, और साथ ही साथ यहाँ पे नवीन फ्लोरिन 3.8। तो मैं जो दीपक नाइट्राइट का जिक्र कर रहा था वो ये खोखला नहीं था। आई थिंक इस स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा OI एडिशन हुआ है आज। चलते हैं इस क्लोजिंग को बारीकी से समझने के लिए, देखने के लिए हर्षदा के पास, और आपको एहसास काफ़ी सुखद होगा क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डे हाई की तरफ बढ़ते हुए। हर्षदा होती है तो किस बात का वीरू, आपने ज्यादातर स्टॉक्स का जिक्र कर दिया तो मेरी साथ भूलेगी नहीं, लेकिन हाँ वाकई में काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिला है और ये क्लोजिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा 18,617 तक के लेवल्स, और सुबह में लग रहा था कि यहाँ से हम 500 के ऊपर बढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन 18,617 इनफैक्ट आज सुबह में एक स्पाइक दिखा था 18,625 वाला, उसके तरफ जाते और वहां पर क्लोज होते तो और भी बढ़िया रहता, लेकिन 57 अंकों की बढ़त बुरी नहीं है। निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर है अनडाउटेडली। आखिरी आधा घंटा, 1.5 घंटा रादर, निफ्टी बैंक के ही नाम था। 516 अंकों का इजाफा, 43,620 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 1.25% तक की तेजी देखने को मिली। PSU बैंकों के दबदबे जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है, उसी के चलते हमने देखा है ये बैंकों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और कुछ स्टॉक्स आपके सामने, इनफैक्ट वीरू मेंशन कर रहे थे, छोटे बैंकों की जिक्र कर रहे थे, सरकारी बैंकों में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए। अब तक जब भी PSU बैंक्स भाग रहे थे हमने PNB का जिक्र किया था, BOB का जिक्र किया था। आज SBI की बारी थी, 612 पर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है, वहां पर अच्छा खासा एक्शन। और बाकी स्टॉक्स भी अगर आप देखें, कैनरा में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, बैंक ऑफ बड़ौदा इनफैक्ट एक विनिंग ट्रेड साबित हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो जमे हैं। निफ्टी IT में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, 71 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, वहां पर आज फिर दबाव कायम। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 के आसपास था। मिड कैप्स में अच्छा खासा रुझान, लगभग 200 पॉइंट का इजाफा। अब आइए हीट मैप लेकर आते हैं और वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कहां पर तेजी बनी। तो बैंकों के नाम आज की तेजी है। एक्सिस टॉप परफॉर्मर 3% ऊपर, 2.5% का इजाफा इंडसइंड में,
इसके बाद देखिए ICICI बैंक 1.1% की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। सेकेंड हाफ में HDFC बैंक चला 1619 के लेवल्स पर आता हुआ ये दिखाई दिया। स्टेट बैंक जिसका मैं जिक्र कर रही थी, बस एक जो नहीं चला है वो है कोटक। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1898 के आसपास तक का क्लोज, आधे % तक का नुकसान देखने को मिला। सन फार्मा हलोल प्लांट को जिस तरह की इंपोर्ट अलर्ट मिला है वो स्टॉक टूटा। डीवीज भी आज का अंडर परफॉर्मर। पावर ग्रेड HDFC लाइफ में हमने देखा मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं आज के दिन, वहां पर दबाव देखने को मिला है। L&T आज का एक अच्छा परफॉर्मर रहा और साथ ही साथ आप मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील को नहीं इग्नोर कर सकते क्योंकि चाइना में जो रिकवरी आती हुई दिखाई देगी उसका फायदा मिलेगा। निफ्टी IT नहीं चला लेकिन इन्फोसिस लगभग 1% ऊपर जाकर टिकता हुआ। ये आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक ने बनाई है। तो ये रहा आज का पूरा दिन जहां पर एक शानदार बढ़त पर हम 43,631 के लेवल्स पर मार्केट को देख रहे हैं। अब देखते हैं एडजस्टेड क्लोज किन स्तरों पर आता है। सीधा सौदा में आज मुकाबला यतिन और साथ ही साथ नीरज के बीच था, तो उनके रिटर्न्स क्या बने वो आपकी स्क्रीन पर। उज्जीवन ये यतिन की टीम का टॉप परफॉर्मर, लूमैक्स भी इनकी टीम में शामिल था, 4.5% के गेंस वहां पर। एक्सिस और आयशा मोटर्स पर भी इनकी नजरें थी, तेजी की तरफ इन्होंने ये काउंटर्स पकड़े जरूर। अब आइए नीरज के परफॉर्मर्स पर, और नीरज के परफॉर्मर्स में बैंक ऑफ इंडिया 8% ऊपर, IOB 7.5% ऊपर। त्रिवेणी ब्लॉक के चलते आज दबाव में रहेगा, वही हुआ, 4% नीचे फिसला। और अदानी पोर्ट पे भी 1% तक की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। तो ये रहे वो काउंटर्स। तो 43,631 पर हमने लगभग प्रोविजनल क्लोज देखा था। एडजस्टमेंट के बाद हम 43,609 या फिर मेरी स्क्रीन पर तो 43,596 तक का क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही आपकी स्क्रीन पर भी 1.25% तक की तेजी, तगड़ा रुझान खरीदारी का। मिड कैप्स हो, निफ्टी बैंक हो, चौतरफा तेजी का आज दिन साबित हुआ है। जैम हर्षदा ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बैंक। कुछ भी कहो, इस गुरुवार को मजा आ गया और लग रहा है कि इस बार कुछ शुक्रवार जल्दी आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया इस बार शुक्रवार। आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, हर्षदा, आशीष में और नीरज। तब तक के लिए नमस्कार।